हाँ अच्छा रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। अच्छा हेलो व्यूअर्स, क्या हाल है? और आज हम एक बार फिर लास्ट वीक के बाद सेकंड एपिसोड के लिए एक्चुअली लास्ट वीक तो वाली हमने अपलोड ही नहीं की थी तो वो उसको काटना पड़ेगा, लेकिन चलो एनीवे हम लोग एक दफ़ा फिर एक डिस्कशन के साथ हाजिर हैं। और आई थिंक इस दफ़ा आकिब ने कुछ प्रिपेयर भी किया हुआ है। हम मैंने तो इतना कोई खास प्रिपेयर नहीं किया, मेरा फाइनेंस पे इतना टॉपिक कुछ होगा। प्रिपेयर नहीं किया, जस्ट अ फ्यू टॉकिंग पॉइंट्स। हाँ और उस्मान तो एज यूजुअल बॉर्न रेडी बॉर्न प्रिपेयर्ड होता है किसी भी Acapella. टॉपिक के बारे में बात करने के लिए, कम्युनिज्म को धोने के लिए। तो आई थिंक आगे के टॉपिक से स्टार्ट कर लेते हैं। ओके। स्पॉट भाई। मैं ऑन द स्पॉट आ गया हूँ। खैर, मैं बेसिकली आजकल इलॉन मस्क की बायोग्राफी पढ़ रहा हूँ बाय एशली वैंस। मैंने फिनिश नहीं की, बट आई हैव गॉन थ्रू हिज इनिशियल ईयर्स टिल जिप 2, और उसमें से मुझे उसकी कुछ चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी हैं। बेसिकली ही इज़ नॉट सुपरनैचुरल, जो हमें परसेप्शन लगता है कि यार ये बंदा तो बस अलग ही है। अगर आप उसकी पर्सनल लाइफ पढ़ो तो बहुत ही रैंडम चांसेस उसको इस तरह के मिले हैं जिस तरीके से, एंड ही टुक दोस चांसेस व्हिच इज वन थिंग, बट कोई इस तरह से नहीं था कि वो शुरू से ही क्रेजी था चीज़ों के बारे में। उसकी अर्ली चाइल्डहुड बताते हैं कि उसके काफ़ी ज़्यादा चाइल्डहुड प्रॉब्लम्स थे उसको अपने फादर की साइड से, तो ही वाज मोर अटैच्ड टू हिज मदर्स साइड। फिर उसकी मटर्नल फैमिली सारी कनाडा में थी, तो ही जस्ट वांटेड टू एस्केप साउथ अफ्रीका एज सून एज पॉसिबल, जब भी मौका मिले उसे। दूसरी चीज़ सॉरी इंटरेस्ट, आगे मैं इंटरप्ट करूंगा, एक मैं पुशबैक करूंगा। उसने कोई गेम नहीं बेची थी इलॉन मस्क ने? मैं वही जा रहा हूँ कि उसने शुरू में उस वक़्त, क्योंकि वो एक एफ्लुएंट, एटलीस्ट एक मिडिल क्लास अच्छी फैमिली में था, तो ही गॉट इनटू कोडिंग। तो उसने वो ब्लास्टर की गेम थी। तो हाँ ये वाली चाइल्डहुड में ये दिखाते हैं उसका कि ही वाज़ उसके जो ग्रैंडफ़ादर थे ना, ही वाज़ हाँ वेरी क्लोज टू हिज ग्रैंडफ़ादर। और उसके जो ग्रैंडफ़ादर थे ना मटर्नल साइड से, ही वाज़ वेरी एडवेंचरस, लाइक ही हैड हिज ओन एयरप्लेन। वो पूरी दुनिया एयरप्लेन पे अपने घूम रहे होते थे। दे वुड टेक रैंडम एडवेंचर्स इनटू द फॉरेस्ट, कैंपिंग, इस तरह की काफ़ी चीज़ें। एंड ही वाज़ वेरी क्लोज टू हिज ग्रैंडफ़ादर, और उन्होंने ये शो किया कि he basically he got his risk of like adventure taking side from his grandfather, because at an early age वो अपने ग्रैंडफादर के साथ बहुत टाइम स्पेंड कर रहा था, एंड दे वुड डू गो ऑन दीज क्रेजी एडवेंचर्स, and that's how they link it. That played a role in how he could take risks when he grew up. तो वो एक मुझे इंटरेस्टिंग चीज लगी। दूसरी चीज ये लगी कि बिकॉज ही वाज काइंड ऑफ लाइक अ शाय नर्ड सर्किट, तो ही वाज ऑलवेज जस्ट इन द, बेसिकली बताते हैं ही read a lot, he used to read a lot of books. वो बच्चा था, वो खरीदता नहीं था बुक्स। ही जस्ट यूज्ड टू गो टू द बुक स्टोर और बस वहाँ घंटे घंटे बैठा रहता था कोने में और बुक सारी किताबें पढ़ रहा होता था। हिचहाइकर्स हाँ गाइड टू ये द गैलेक्सी इंटरव्यू में तो कुछ ये आई बोला है, तो थिंक इसने फेवरेट पता नहीं बुक है। नीचे नीचे पढ़ा है, फिलोसोफर्स वेस्टर्न मैनुअल कांट भी शायद पढ़ लिया था, हिचहाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी भी शायद पढ़ा है। हाँ, हाँ, वो उसकी सबसे लाइक फेवरेट फेवरेट बुक बुक है। है काइंड ऑफ। हाँ, बट ही रेड काफी ज्यादा एआई और कंप्यूटिंग और एजिमोव की जो बुक्स हैं वो पढ़ी हैं, फाउंडेशन तो सीरीज में। एट अ वेरी अर्ली एज। तो दिखाते हैं शुरू में ही वाज वेरी नर्डी, बट काफी फ्रेंडली था, इतना ज्यादा आउट गोइंग उस तरह से नहीं था। बस अपने फैमिली के साथ ही था, और उसके भाई के साथ काफी क्लोज था, जो किम्बल उसका भाई है ना, ही वाज वेरी क्लोज टू हिज ब्रदर। किम्बल मस्क। फिर वो किम्बल weird ही मस्क। है वैसे, वो weird है। किम्बल। फिर फिर वो दिखाते हैं कि ही बेसिकली वो मौका ढूंढ रहा था कि भाई मैं यहाँ से निकलूं, कि यहाँ पे लाइक मुझे कुछ होगा नहीं, मेरे आइडिया से कुछ होगा नहीं, और उसमें काफी पैसे भी मसले चल रहे थे साउथ अफ्रीका में। तो मुश्किल से उसने अपना पीआर लगवाया वापस कनाडा का, कि भाई मैं सिटीजन हूँ कनाडा का, पूरा प्रोसेस करवाया और अपने एफ वन कनाडा में क्यों पोस्ट चूज किया करके। यूएस की जगह? क्योंकि बिकॉज ये वो उससे डिस्कशन वहाँ हमने की लास्ट उसकी टाइम भी की थी। नहीं, बिकॉज हिज मदर वाज कैनेडियन, तो ही कुड गो टू अच्छा, कनाडा। तो this was just दैट वाज because of हिज। ease of going there. It has nothing to do with long term consequences, क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि कैनेडियन सिस्टम वर्सेस यूएस सिस्टम, लोग कनाडा हाँ, क्यों नहीं इमिग्रेट करते, यूएस क्यों आते हैं? तो but I think it was easier to go to Canada, तो वहाँ पे क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी थी, तो he was there। और फिर सबसे सरप्राइजिंग चीज में दिखाते हैं कि he used to do a lot of odd jobs in Canada for money। लाइक कोई एक जॉब थी जिसमें वो एक टनल फार्मिंग से कर रहा है। बेसिकली ऐश, फार्मिंग भी नहीं, एक टनल से ऐश निकालना होता था, इट वाज अ वेरी हॉट ऐश, एंड वो उस तरह की जॉब्स करता था। तो दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग कि वो इस तरह की और जॉब्स कर रहा था ये वो। बट
फिर और he had some relationships as well, तो काफी था, like he liked girls, he was forward with them, उसकी कुछ relationships भी थी, on off होती रहती थी, so that was interesting. फिर एक interesting वो दिखाते हैं कि उस वक्त he was studying engineering, I think physics, और उसका वो तो थोड़ा यूपेन ज़्यादा में गया था, business, कनाडा से वो यूपेन नहीं गया था। फिर वो यूपेन गया, यूपेन जब गया वो, तो उसने डबल मेजर किया वहाँ पे, उसने आई थिंक स्पेंड 2 years in Canada, then he went to यूपेन, एंड फिर वहाँ पे उसने डबल मेजर किया इन इकोनॉमिक्स एंड फिजिक्स, और वहाँ पे उसके जो रूममेट्स थे ना, वो काफ़ी एंटरप्रेन्योर टाइप लोग थे उसके साथ, और उसमें फिर वो बहुत फेमस चीज़ है जो उन्होंने जो एलन मस्क फेमस है कि उन्होंने एक बड़ा सा घर रेंट किया हुआ था, और उसमें वो पार्टी थ्रो करते थे, और एलन खुद तो पीता पिलाता नहीं था, लेकिन they made this business model, he started earning a lot of money during college, और उसको फिर वो entrepreneurship काफी, उसका इंटरेस्ट काफी डेवलप हुआ यहाँ से, कि वो बहुत like they're earning like thousands of dollars अच्छा, ये in मुझे a नहीं day. पता था कि वो पार्टी करके लोगों को ड्रिंक्स बेचते थे। वो बेसिकली उन्होंने घर रेंट किया हुआ था और बेसिकली जो बड़े बड़े वो नहीं होते फ्लैट हाउसेस होते हैं, they have हाँ, ये like बड़ा 20 अच्छा 30 बिजनेस मॉडल है bedrooms, वैसे। हाँ, तो उन्होंने उसने वो रेंट किया थी, सॉ दैट कि हाँ यार हम ये कर सकते, उसका रूममेट भी था एक, they both saw that, उसका लास्ट नेम रेजी कुछ है, which was interesting, रेजी, but RESSI। हाँ, अच्छा, RESSI, अच्छा, तो वो दोनों मिलके ये करते थे, फिर फिर इस तरह से he got into business, काफी पैसे कमा रहा है इस तरह से, और he also excelled in his classes, ऐसा नहीं था कि वो क्लासेस में भी, but he used to spend the least amount of time in his classes, और उसका जो रूममेट था वो he used to go to all the classes, so they were kind of opposites, but like they kind of scored the highest in the class, और फिर इस तरह से पहुंचते पहुंचते वो स्टैनफोर्ड पहुंच गया पीएचडी करने के, और ना एक चीज में मिस कर गया बीच में देन ही यूज्ड उसने 2 summers पैलो अल्टो में इंटर्नशिप की एट दिस रिसर्च लैब, basically that मटेरियल्स was पे काम working किया on, था ना, मुझे याद है, कोई बैटरी but मटेरियल्स पे। basically he worked in high capacitor ultra capacitors, तो उसने बड़ा sci-fi vision किया हुआ था कि लेजर गन्स बनाएंगे हम, इस तरह की चीजें बनाएंगे, but that's what brought him into Palo Alto and सिलिकॉन the वैली। world of Silicon Valley, और he really enjoyed that place, और उस वक्त इंटरनेट भी राइज पे हल्का सा आ रहा था, and it was just a very different time उस वक्त, तो he just liked it, and उसने फिर PhD के लिए आया, I think 2 दिन PhD की, he just क्विट। quit, and then he just was looking for different business ideas. अच्छा, अच्छा, Zip एक 2 का सेकंड, जो एक सेकंड, उस्मान भाई को रोस्ट करना है थोड़ा सा। उस्मान भाई उसने इतना ज्यादा देर पीएचडी करने में नहीं गुजारा, उसने 2 दिन ग्रेड स्कूल करके। अच्छा, यार वो उस्मान भाई हर पीएचडी हर करते। हर बंदे का पीएचडी, वो हर बंदे का सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट होते हैं, तो हैव टू टेक मल्टीपल थिंग्स इनटू अकाउंट। ये नहीं कि हाँ, आपने पीएचडी नहीं करनी है, आपने सिर्फ वहीं पे बैठा रहना, ठीक है, दैट्स ओके, लेकिन नहीं, आपका मैं माइंड। मजाक कर रहा था, मैं वैसे थोड़ा रोस्ट नहीं नहीं, तीले दैट्स लगा दैट्स रहा था। दैट्स अ गुड क्वेश्चन, दैट इज अ गुड क्वेश्चन। मैं अभी यहाँ पे बिजनेस स्कूल में जा रहा होता हूँ, तो कई लोग भी कहते होते हैं कि यू आर इन अ रॉन्ग मेजर, यू शुड बी इन द बिजनेस स्कूल। तो वो कोई मसला नहीं होता, इट्स ऑल अबाउट द पैशन, ठीक है, आपके पास आपकी माइंडसेट वहां पे होना चाहिए कि आपका अल्टीमेट गोल क्या है, ठीक है। पीएचडी के बाद भी कई लोग यहाँ पे, अभी मेरी एक रीसेंट फ्रेंड है, उसका अभी एग्जिट हुआ है, उसने अभी कंपनी सेल की है, शी इज अ पीएचडी फ्रॉम यूएनसी, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना। तो शी सोल्ड कंपनी अभी जो जल्दी सॉल्व आउट कर दी, तो उसके साथ मेरा क्विबल होता रहता है। तो लेकिन सो इट्स ऑल अबाउट यू नो माइंडसेट, और आपकी जो बुक्स वाला है ना, बुक वाला, तो दैट्स व्हाई आई रीड लॉट ऑफ बुक्स एज वेल, यू नो। Yeah, क्योंकि एलन मस्क से कभी भी पूछा जाए ना, तो इसमें उसको ये भी पूछते थे कि आप हाउ डू यू नो अ लॉट अबाउट रोबोट्स एंड एआई एज वेल, सो उसने यही आंसर दिया था, रीड अ लॉट ऑफ बुक्स ऑन रोबोट्स एंड एआई। तो yeah. स्पेसएक्स के बारे में भी सेम था कि कैसे आपने इंजन्स बुलवाए, किस तरह बनाया, ही रीड्स अ लॉट, not only in books but internet as well, so that's the bottom line. Yep. खैर, तो Zip 2 की जो कहानी थी ना, तो वो so this was new to me कि I thought कि उसका अपना आइडिया था, but उसका अपना आइडिया नहीं था actually. Someone else who was not a very non-tech person came to him actually कि यार I have this idea कि यार हम ये digitize करते हैं listening सारी ये वो, but Musk ने देखा कि यार इनको तो कोई टेक का कुछ पता ही नहीं है, like they have no idea what they're talking about, they just have this कि अच्छा इसको हम इंटरनेट पर डाल दें, that's the just tagline. अच्छा, Zip2 उसने बाय द वे ये पीएचडी के ड्रॉप आउट के बाद है, बेसिकली पीएचडी ये कर बात रहा है, था, मटेरियल्स में कर रहा था या कंप्यूटर साइंस में कर रहा था?
फिजिक्स में कर रहा था यार, फिजिक्स में कर रहा था पीएचडी, Yeah. और वही हाई कैपेसिटर मटेरियल्स में, और फिर उसके बाद उसने हाँ। उसने देखा इंटरनेट की ग्रोथ कैसी एक्सपोनेंशियल ट्रेंड पे है, और एक्सपोनेंशियल का जो बेस है वो बहुत हाई है। They didn't talk about that कि उसको फील क्या कर रहा था वो, बस he just wanted to like do something else. अच्छा, ठीक, और फिर this opportunity came to him and उसने कहा कि यार इनको कुछ नहीं पता, मैं इससे बेहतर तो मैं खुद ही सारा कर लेता हूँ, and that's what he did. उसने अपने बिल्कुल मार्क ज़करबर्ग वाली कहानी, विंकलवॉस ट्विंस की याद दिला दी एग्जैक्टली इन्होंने। एग्जैक्टली। और उसका भाई, उसने अपने भाई को बुला लिया, उसने कहा तुम आ जाओ, और उसने अपने भाई को सेल्स पर्सन बनाया। उसने कहा, और बट दिस इज वन थिंग, ही वर्कड रियली हार्ड। आई थिंक काफी अरसा ही कोडेड द एंटायर प्रोडक्ट हिमसेल्फ, पूरा। ये बस इन्होंने पैराल्टो में छोटा सा स्टूडियो रेंट किया हुआ था और उसमें ये मिलके काम कर रहे थे। और किम्बल रोज जाता था पैराल्टो यूनिवर्सिटी एवेन्यू, अगर किसी ने देखा है तो वहाँ यूनिवर्सिटी एवेन्यू जाके दुकान पे जाके बोलते थे कि यार आप डालोगे, और उस वक्त किसी ने उनको लिफ्ट नहीं कराई एक्चुअली, बिकॉज नो वन न्यू व्हाट द इंटरनेट वाज। उनको पता ही नहीं था कि इसका फायदा क्या है, हमें कौन देखेगा इस अखबार, लोग अखबारें देखते हैं, लोगों के पास कंप्यूटर नहीं है। तो दिस इज द माइंड बॉगलिंग थिंग कि उन्होंने कोई मार्केट कुछ नहीं देखा था कि यार ये होगा, बट मे बी उन्होंने ये सोचा था कि यार इंटरनेट आ रहा है। आई थिंक दैट्स द ओनली थिंग। एंड मस्क ने उस वक्त बता रहे थे कि उसने इतना इन्विजन कर लिया था, उसने कहा था कि दिस वुड बी लाइक अ गूगल मैप्स एंड फोरस्क्वायर टुगेदर, कि आपको डायरेक्शंस भी वहीं से मिले उसी ऐप से। बट उस वक्त आई थिंक टेक्निकल लिमिटेशंस की वजह से इतना कर नहीं पाया, बट ही डिड ऐड अ टर्न बाय टर्न डायरेक्शन थिंग कि अच्छा यहाँ से जाना है, आपने इस तरह जाना है। हाँ, उसने तो मुझे इंटरव्यूज में याद है, उसने कहा था कि वो गूगल मैप से पहले, गूगल मैप्स तो एक्चुअली एक्विजिशन है, गूगल ने खुद भी नहीं बनाया, वो तो ऑस्ट्रेलिया में कोई खैर, बना तो रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता उसको फिर न्यूज़पेपर्स के साथ कोई उसका एकदम से डील हो गई, एंड देन पीपल स्टार्टेड यूजिंग हिज प्रोडक्ट, and then it started growing, और थोड़ी उसकी हाइप बनना स्टार्ट हुई आफ्टर रियली वर्किंग हार्ड फॉर लाइक आई थिंक 1-2 साल उसने काम किया, कुछ भी नहीं मिला, सोफे पे सोता था, उसके इंटर्न्स आते थे उसे किक मारते थे कि भाई उठो, फिर वो काम करने लग जाता था। ही वाज लाइक टोटल ज़ॉम्बी मोड, जिंदगी में और कुछ नहीं कर रहा था, ऑफिस में सो जाता था, वापस और उठता डेस्क के था, नीचे सोता था, मुझे याद है। डेस्क के नीचे और सोता था। बहुत उसने ये भी कहा था, वो न्यूज़पेपर वाली जो स्टोरी ना, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक आप YouTube में जो भी व्यूअर्स हमारे होंगे वो सुन रहे होंगे, आप लोग YouTube पर सर्च करें इलॉन मस्क, किम्बल मस्क इंटरव्यूड बाय, मतलब कुछ 1-2 टेस्ला के फैंस हैं, टेस्ला मोटर क्लब या कोई ऑफ सिलिकॉन वैली, उस टाइप के 2-3 लोग हैं। तो उन्होंने उसको, इन दोनों का इंटरव्यू किया। किम्बल ने बड़ी मजेदार से स्टोरी बनाई, उसने कहा वो येलो पेजेस के पास गए थे, पता नहीं वैसे ये आके भाई तो बहुत यंग है, उनको तो पता भी नहीं होगा। येलो पेजेस एक चीज होती थी पुराने जमाने में, लोगों के पास एक डायरेक्टरी होती थी तकरीबन इतनी मोटी, उसमें जितने भी बिजनेसेस हैं आपके लोकल, जिस तरह सिलिकॉन वैली में कोई कार मैकेनिक होगा या कोई हेयर ड्रेसर होगा, हेयर स्टाइलिस्ट होगा, कोई भी तरह तरह के बिजनेसेस, वो अपने फोन नंबर्स उसमें डालते थे। तो जो येलो पेजेस जो पब्लिश करने वाले लोग हैं, वो बेसिकली दे आर सेलिंग अ बुक व्हिच इज फुल ऑफ एड्स, like everyone is trying to get their phone number into the yellow pages, और yellow pages में बीच में ads भी होते थे, of course it was kind of like the newspaper of that time, very business oriented, and और जो लोग yellow pages खरीद रहे हैं वो उस vulnerable position में है कि they are going to do a transaction very quickly. It is kind of almost like the user who is on the search results of Google, they are almost certainly going to click on that. तो जो yellow pages के जो margins होते थे ना, they used to be like insanely high. तो ये जो लोग थे जो न्यूज़पेपर पब्लिशिंग बिजनेस के, वो होता ये है कि जब मार्जिन आपके इतने हाई है ना, तो आप अपने सर में, मतलब यू गेट इट गेट्स टू योर हेड, आप समझते हो कि आप दुनिया के बादशाह हो। तो ये दोनों किम्बल और इलॉन उनके पास गए और कहते हैं कि यार आप लोगों का बिजनेस डिसरप्ट होने वाला है, इंटरनेट एक चीज है, वो आएगी और लोग, people will be able to search all the businesses online. Basically they were describing the next version of Google, if you think about it. वो कह रहा था कि दिस इज योर बिजनेस इज गोइंग टू बी डिसरप्टेड। तो किम्बल की ये बड़ी मजे की लाइन है, किम्बल कहता है कि दे थ्रू दिस एंटायर येलो पेजेस बुक ऑन माय फेस एंड ही सेड इज दिस गोइंग टू बी डिसरप्टेड, मतलब दे वर सो कॉन्फिडेंट, दे वर सो फुल ऑफ देमसेल्व्स एट दैट टाइम, जो येलो पेजेस के जो मालिक थे, वो उनको बिलीव ही नहीं हो रहा था कि हमारा बिजनेस इतना स्ट्रांग है। जिस तरह आजकल कोई, मैं तो कहूंगा गूगल इस जगह पे खड़ा हुआ है कि 1.4-1.6 ट्रिलियन मार्केट कैप है, कितने मतलब थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ क्वेरीज पर सेकंड की सर्चेस आ रही हैं आपके पास, या कोई भी आप माइक्रोसॉफ्ट को देख लो या कोई और इस तरह। तो टेक में जो डिसरप्शन है ना, वो कहीं से भी आ जाती है, यू कैन बी ब्लाइंड साइडेड इफ यू आर नॉट सुपर केयरफुल अबाउट इट। क्योंकि आजकल जो भी लोग कह रहे हैं कि मोबाइल इज द एंड ऑफ बी ऑल एंड ऑल, लेकिन कोई पता नहीं कल को ग्लासेस आ जाए, वीआर आ जाए, एआर आ जाए, नहीं, देयर ambient एप्पल्स computing एंटायर it's all बिजनेस about. विल बी डिसरप्टेड। Yeah, it's all
It's all gonna be about ambient computing all around us. We don't have to access through any devices or something like that. So I think that's gonna be the future. But I'm curious, which year are we talking about? किस year की बात कर रहे हैं Zip 2 के बारे I में? think 90s 95. 95. तो अच्छा, यानी कि 2-3 साल पहले जब उन्होंने गूगल फाउंड किया था, लैरी नहीं पेज और नहीं, गूगल फाउंड हुए 98 में, वही मैं कह रहा हूँ 3 साल पहले, 3 3 साल साल बाद। नहीं 3 हाँ साल मतलब पहले Zip2 was Zip before 2 3 साल पहले बनाया हाँ ना हाँ। ओके दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग ओके और वो येलो पेजेस वाले लोगों ने उनको तकरीबन अपने ऑफिस से बाहर निकाल दिया था। ये तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री मुझे आजकल लग रही है हेल्थ केयर इंडस्ट्री में ऐसे एस होल्स होते हैं एरोगेंट एस होल्स ठीक है बहुत वो बुरा बड़े हाल है हेल्थ केयर का अभी वो बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं तो इसलिए I हम was telling Ahmed अभी हमने एक्सरे कराया they gave the x-ray on a CD कैन यू मैं कहा इमेजिन मैं ये CD कौन से और अभी दे एक्चुअली फैक्स यू योर रिजल्ट्स एज वेल फैक्स अब किसी के पास फैक्स मशीन नहीं है तो वो क्या करे बंदा सो I'm actually really bullish on that point कि ये हेल्थ केयर को डिसरप्ट करना ना लेकिन इस्मान भाई आप डिस्टर्ब करेंगे मुझे लगता है आके। अभी यार ने या तो यही हमें डिस्टर्ब कर देगा ये हम इसको डिस्टर्ब करने की एक ही बात होनी है दरमियान वाला कुछ नहीं है लेकिन दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग और एक और मैं चीज बताऊंगा जस्ट बिफोर गोइंग ऑन, जो आपने बात की हसलिंग की या लक की, तो ये एक बंदा है नावाल राविकांत, आप लोग जाके देख सकते हैं उनको। एब्सोल्युटली आई लव हिम तो नावाल राविकांत ने एक बात की भी है 4 टाइप्स ऑफ लक। मैं थोड़ी सी एक डाइग्रेशन लेता हूँ, मैं उनके बारे में बात करना चाहूंगा। इन्होंने साहिल ब्लूम और किसी और का नाम लिया हुआ है, लेकिन नावल ने भी यही कॉन्सेप्ट बताया कि देयर 4 टाइप्स ऑफ लक, जो अपेरेंटली दूर से ऐसे बंदे को लगता है कि यार ये लकी है। एक तो होता है ब्लाइंड लक, जो आप लॉटरी ही जीत गए, आपने कुछ भी मेहनत नहीं की, वो दैट इज कॉल्ड ब्लाइंड लक। एक होता है लक फ्रॉम मोशन या हसल, यानी मुझे लगता है इलॉन मस्क इस टाइप का है। स्टार्टिंग ऑफ द करियर में वो टाइप 2 वाला लक था कि वो ही वाज हसलिंग सो हार्ड। जब आप इतना ज्यादा हसल करते हैं, आप इतने ज्यादा लोगों से मिल रहे होते हैं, तो कोई ना कोई जो है आपको पसंद कर ही लेगा, और आपको कोई वेंचर कैपिटल आपको कैपिटल दे ही देगा, और मतलब कोई ना कोई आपके फ्रेंड्स वगैरह बन जाएंगे जो आपके साथ इस मिशन में लग जाएंगे। एक तीसरी टाइप ऑफ लक होती है जो वॉरेन बफेट मैं कहूंगा उस टाइप की है, वो लक फ्रॉम अवेयरनेस। वो खुद काम नहीं कर रहा, लेकिन वो इतनी रीडिंग कर रहा है, एक्चुअली इलॉन भी थोड़ा सा इस कैटेगरी में आता है, वो इतनी रीडिंग कर रहा है कि उसको ऑलरेडी पता लग गया कि अगला इलॉन कौन सा है। यानी कि मैं खुद इतना स्ट्रांग नहीं हूँ, मैं ऑपरेट नहीं कर सकता कंपनी, लेकिन मुझे पता है नेक्स्ट जेफ बेजोस कौन है, मैं उसमें इन्वेस्ट कर दूंगा, क्योंकि वो बढ़ेगा तो मैं भी बढ़ जाऊंगा। उसको कहते हैं लक फ्रॉम अवेयरनेस। और जो चौथा टाइप है ना, आई थिंक इलॉन इस टाइप में अब खुद आ चुका है, वो होती है लक फ्रॉम यूनिकनेस। वो ये कि आप खुद इतने स्ट्रांग होते हैं और इतने वेल नोन हो चुके होते हैं। ये स्टार्टिंग ऑफ द करियर में किसी के साथ नहीं होगा, लेकिन इलॉन ने क्योंकि इतने ज्यादा सक्सेसफुल वेंचर्स कर लिए हैं, अब लोग आपके पास आते हैं, बजाय आप हासिल करो और आप लोगों के पास जाओ, आप टैलेंट का मैग्नेट बन जाते हैं। जैसा आंड्रे कारपाथी है, वो इलॉन के पास चला गया। कोई और मतलब एआई वाले लोग हैं, अगर वो ओपन एआई की तरह कोई एआई की कंपनी बनाएगा, तो लोग उसके पास आ जाएंगे खुद से, आपको खुद कुछ करना नहीं पड़ेगा। लेकिन यंग लोगों के लिए टाइप 4 अचीव करना ऑफ कोर्स इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बिकॉज आपने एस्टैब्लिश नहीं किया होता अपने आप को। लेकिन आई वुड हाईली रिकमेंड, जो यंग लोग अगर कोई देख रहे हैं हमारा पॉडकास्ट, तो टाइप 2 और टाइप 3 को अपना कीप इन माइंड, क्योंकि एक आप हासिल कर सकते हो, आप यंग हो, आपको सैनिटी, और दूसरा अगर आपको खुद नहीं आप कर सकते, लेकिन यू कैन इन्वेस्ट इन समवन एल्स, यू कैन पार्टनर विद समवन एल्स, यू कैन गिव कैपिटल टू समवन एल्स। या टू समराइज, तो जितनी मैंने अभी तक बुक पढ़ी है, तो आई थिंक 2-3 चीजें मुझे बहुत स्टैंड आउट करी हैं इसमें। वो यही है कि एक तो था कि हिज ability to take adventures, कि उसकी ये पर्सनालिटी है, he thrives in taking risks and adventures, और वो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी थी कि आपकी इस तरह की पर्सनालिटी होती है इनहेरेंटली, कि आप that's what kind of sets some people out apart, कि यार ये लोग रेडी हैं to take adventures। दूसरी चीज आपको आउटकम नहीं पता होता और आप रिस्क ले लेते आपको पता नहीं है, बट यू फील समथिंग हियर एंड आप अपनी गट फीलिंग किसी पे आप चले जाते हो। दूसरी चीज वही मोशन वाली, कि he built his skills, he was a really good coder, उसको हर चीज उसने अपने टेक्निकल स्किल्स को रखा हुआ था, and he worked really hard। इस तरह से नहीं था कि वो दिन में 1 घंटा काम करता था और आउटकम हो जाता था। he used to work day and night, और उसमें यही बता रहे थे कि उसका कोड जो होता था ना, एक्चुअली it was very bad code, but it worked, कि वो बहुत ही मोनोलिथिक कोड लिखता था, बट he wasn't focusing on hacks पे hacks, he wasn't focused on code clarity, he was focusing कि यार मैंने चीज डिलीवर करनी है। और तो उसमें यह था कि आपको काफी सक्सेसफुल लोग देख रहे हैं, everyone is a hard worker। तो अगर लोग अपनी एफर्ट ही नहीं पुट करेंगे और बस ये कहते रहेंगे यार this guy got lucky, this guy,
आपको effort तो put in करना ही करना in any way. Like you can't just get lucky out of the way. Everyone has done something जिसकी वजह से they have reached that accomplishment. तो वो एक interesting मुझे चीज लगी इलॉन की वो बुक पढ़ के. आपके ख्याल से वो मतलब जो लोग इसको कहते हैं कि जी इसके बाप की एमरल्ड की माइंस थी या इस टाइप का एंड ही वाज जस्ट ब्लाइंड लकी, आपके ख्याल से वो ब्लाइंड लक की कैटेगरी में आता है या फिर वो लक फ्रॉम हसलिंग या लक फ्रॉम अवेयरनेस? I think his only luck was कि वो क्योंकि एक अच्छी like white collar family में था साउथ अफ्रीका की, उसकी वजह से he had access to like computers and bookstores or like he wasn't like fighting to survive. इस तरह की चीजें नहीं थी उसकी, तो इस वजह से I think उसमें ये दिखाते हैं कि he didn't like his home, like वो अपने घर में comfortable नहीं था. So that's what kind of drove him out कि यार मैंने यहाँ से निकलना है, I cannot stay here, I want to go out. तो that's also one thing कि लोग कभी comfort में भी आ जाते हैं घर के लिए, like यार हम घर पे ही रुक रहे हैं, तो you need some motivation to get yourself out, and that's what he did, and that kind of journey just led him into a very different life. और वही जो मैंने जब odd jobs वाली पढ़ी, I was surprised कि he like वो इस तरह की छोटी छोटी नौकरियां कर रहा है शुरू में. That was just mind blowing to me कि आप सोचो कि ये बिलियनर बंदा है and वो इस तरह की वो एक माइन के अंदर से ऐश निकालता था एक बार. हाँ, ये एक्चुअली मैंने एक यंग इसकी फोटो भी देखी कि उसने एक हाथ में काउबॉय हैट पकड़ा हुआ, हाथ में हथौड़ी थी या क्या उस टाइप की एक फोटो. और वो इतनी गरम, इट वाज अ किल्न, और वो इतनी गरम होती थी कि अगर आप उसके अंदर आधा घंटा रह जाओ ना, यू वुड जस्ट डाई. So it was a very dangerous thing he was doing, but he used to do it. और मैं वही कहूँगा जब लोग एक बहुत अच्छा टॉपिक ये भी है कि लोग बिलियनर्स को बहुत ही एक बुरी नजर से देखते हैं, but no one has seen how like these things जो उन्होंने किसी I think 99.9% population को नहीं पता कि इलॉन ने actually किया क्या है जिसकी वजह से he is in this position today. I don't think इलॉन की बात कर रहे हो, मैं तो कहूँगा मैंने जितने भी बाकी लोगों को स्टडी किया है, जिस तरह आप गेट्स को देख लो या जॉब्स को देख लो या लैरी एलिसन को देख लो, उन सारों के ऊपर किताबें बनी हुई हैं. आप एक्चुअली फोर्ब्स 400 को उठा लो, जो लोग कहते हैं ना कि यूएस में मोबिलिटी नहीं है क्लास के अक्रॉस, आप फोर्ब्स 400 को उठाओ, ज्यादातर उनमें से लोग सेल्फ मेड है. मतलब वॉल्टन फैमिली से कोई होंगे, वॉलमार्ट का जो ओरिजिनल बंदा था उसकी फैमिली उसने उन लोगों ने इनहेरिट किया है, लेकिन अक्सर लोग सेल्फ मेड है. और कोई बंदा अगर जीरो से स्टार्ट करके यहाँ पे पहुंच गया है या तकरीबन जीरो से शुरू करा, तो इलॉन मस्क का तो मैंने सुना था उसने लोन भी उठाए हुए थे, स्टूडेंट लोन्स, तो वो भी उसने वापस किए. तो यानी नेगेटिव से उठ के यहाँ पे आना और अपने बलबूते पे, आई थिंक दैट इज अ वेरी admirable thing, and I think the billionaire hate is just, I think they're just plain wrong. I don't have any other word. यही है कि people don't have this. अगर एक बच्चा 15 साल की उम्र में he's reading such advanced books about the world, so that there was something that he had extra knowledge, like that sets him apart from his counterpart at his age, right? कि भाई वो पहले से इतनी एडवांस चीजें पढ़ रहा है और आपने नहीं पढ़ी हुई, तो obviously he has some advantage. I think it's not about the billionaires को पैदा नहीं होता, it's about the mindset. ठीक है, मैं ये हमेशा कहता हूँ जितने भी हैं, अगर आप इलॉन मस्क से आज सारी चीजें भी ले लो, so he'll be a billionaire in a few years as well, you know. आप इलॉन मस्क नहीं ले सकते. That's how नवाल रविकांत ये कहता होता है. ठीक है, it's all about you. ठीक है, और ये जो मैंने काफी लोगों को इस तरह स्टडी किया है, तो it's not about the end result कि आप बिलियनर बन गए, it's about the process. मैं को-फाउंडर्स अपने पोटेंशियल को-फाउंडर्स में ढूंढ रहा होता हूँ कि जो है ना वो प्रोसेस को कितना एंजॉय कर रहे हैं. ठीक है, when adversity come, वो एडवर्सिटी को कैसे टैकल करते हैं. काफी लोग होते हैं वो फ्रीक आउट कर देते हैं. ठीक है, उन्होंने कई दफा फेलियर देखा ही नहीं होता ना, उनका कभी टेस्ट में 0 आया होता है ना कुछ और हुआ होता है. ठीक है, दे फ्रीक आउट और दे बैक आउट. ठीक है, वो उसमें कर देते हैं. ठीक है, तो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एज वेल. आपको एक फेलियर ह्यूमिलिटी सिखाता है. ठीक है, कि आपके बाकी लोग आपको कह रहे हैं जी यार ये बंदा तो बड़ा फड़े मारता था, ये करता था, आप ये देखो ना फेल हो गया. ठीक है, ये पाकिस्तानी कल्चर में काफी, इसलिए लोग मजाक उड़ाते हैं आपका आप फेल हो जाओ. हाँ, तो इस मैंने ये बड़ा, लेकिन गोरों में ऐसा नहीं होता. ठीक है, अब जो मेरा fellow PhD student है, he is also, so we are in talks to do something about starting a company or something like that through SPAR grant. तो लेकिन उसमें भी मैंने ये चेक किया था. ठीक है, कि कैन ही हैंडल फेलियर बिकॉज ही इज मैरिड राइट नाउ. ठीक है, तो कैन ही उसमें ये भी एबिलिटी होनी चाहिए कि यार वो जो है ना फ्रीक आउट ना करे जब टफ मोमेंट्स आए, क्योंकि टफ मोमेंट्स ये आपका फर्स्ट 5 years ऑलमोस्ट जो है ना, इवन फर्स्ट 1 year तो आपका इन्फेंसी सबसे डेंजरस होता है, क्योंकि यू हैव 95% चांस आप यू गो आउट ऑफ द बिजनेस. ठीक है, जब आप इन्फेंसी ईयर पास कर लेते हैं देन यू हैव समथिंग.
okay, whatever you have, something is somewhere working. You have to find the product market fit. ठीक है, फिर आपने देखना होता है कि यार product market fit, is someone willing to pay for me for this product or services. ठीक है, फिर आपको वो देखना, फिर आपको स्केलिंग करने के लिए फिर आप जो है ना वो सीईओ हट भी जाओ तो मेरी सीईओ वैसे बोरिंग जॉब लगती है, जो एक्चुअल सीईओ होते हैं. ठीक है, दैट्स बेसिकली मैनेजर. तो प्रोडक्ट, इसलिए जो है ना प्रोडक्ट फोकस होना जो है आपका फाउंडर का, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट होना. ठीक है, और एबिलिटी टू डील विद एडवर्सिटी. उसके बड़े स्टेबल होने चाहिए जो इमोशंस, ना वो बड़ा ऊपर चढ़ जाए जब वो हाई उसकी एक्विजिशन हो जाए, ना जो नीचे आए तो बड़ी नीचे आए. तो आई थिंक दीज थ्री आर कोर होना चाहिए आपको फाउंडर के लिए, फाउंडिंग कंपनी के लिए. प्रोडक्ट फोकस इज मस्ट, एवरीथिंग एल्स कम्स सेकेंडरी. सो या. और एक मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगी जो कि आई थिंक जो मेरे में स्टार्टिंग में इतनी नहीं थी, लेकिन अब मैं ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गया हूँ, जो आपके ने इस बारे में बात की है, वो ये कहा था कि कोड की खूबसूरती पे नहीं हो जाता था. बेसिकली द कस्टमर डजंट give a dash about your cleanliness of your code. The customer cares about the results. तो अगर आपने रिजल्ट निकाल दिए किसी तरह, तो that is what matters. आपने 10 हैक लगा के भी लगा दिए, ठीक है, वो मेंटेनेबल नहीं होगा for the future, लेकिन अक्सर स्टार्टअप्स में it is the race to the first person who builds the product. It's not about who writes the most maintainable, most clean code. हाँ ठीक है, बड़ी कंपनी में एक दफ़ा जब आप और लोग आ गए हैं, आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट ऑलरेडी हो चुका है, आप स्केल कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, उसमें आपको ये सारा क्लीन कोड वगैरह लिखने की जरूरत है. स्टार्टिंग में अगर आप कुछ कर रहे हैं, टेक द रिस्क, मतलब डिलीवर समथिंग फास्ट so that the customer cares. The customer has a very high discount rate. Like a product delivered today is much more valuable to them as opposed to the same product delivered 5 years from now. उनका जो डिस्काउंट रेट है, हम लोग का, जैसे हम लोगों ने फेड के बारे में बात की, इंटरेस्ट रेट्स वगैरह के, कस्टमर के जो माइंड में डिस्काउंट रेट होता है वो बहुत हाई होता है. I think customers are very forgiving as well. If you are solving their real problem, वो घटिया किस्म की ऐप से भी काम चला लेंगे. वो कह लेंगे यार ये चलो काम तो चल रहा है ना, चलाते रहो. Then you can iterate on that. ठीक है, based on the feedback and that. लेकिन ये आपको ना एक बड़ा अर्ली साइन होता है. मैं पता नहीं कौन सा शाह है यार, वो जो है HubSpot का कौन सा फाउंडर है? गौतम शाह नाम है. शाह जी क्या नाम भूल गया यार, हद हो गई. तो I think he was saying Dharmesh Shah. I'm a great fan of his as well. तो Dharmesh Shah was also saying, Dharmesh Shah ने वैसे अपनी CRM की प्रोडक्ट बनाई है. ठीक है, उसका जो को-फाउंडर था. ठीक है, तो आप उस Salesforce उनकी वर्टिकल में हर और कितनी बड़ी शार्क्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट के ऐसे CRM प्रोडक्ट्स हैं. हाउ डू यू कम्पीट विद दैट? तो उन्होंने लो जो कस्टमर उन्होंने पकड़ा अपना सेगमेंट. एक तो कस्टमर सेगमेंट आइडेंटिफाई करना बड़ा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, कस्टमर सेगमेंट पकड़ के उन्होंने बस उनके गिर्द ही सारी प्रोडक्ट्स बनाई. ठीक है, उनके जो प्राइस पॉइंट्स थे उनको सूट करते वो उनको दिए, जो इंटरफेस थे, जो इनके लेस देन 50 एम्प्लॉइज होते थे उनके. ठीक है, जिन कंपनी से सेल कर रहे थे, तो दे रियली केटर टू द कस्टमर्स. व्हेंस यू गेट देम हुक्ड और यू हैव सॉल्व्ड अ रियल प्रॉब्लम, दे आर वेरी फॉरगिविंग, आई थिंक. So that's another thing that founders have to keep in mind as well. इसमें लेकिन एक इंटरेस्टिंग टॉपिक ये है जो थोड़ा मुझे बुक से भी रिलेटेड है कि do you find the problem or does the problem come to you? तो either way. तो ज़्यादातर जो सक्सेसफुल लोग हैं, मैंने जो ज़्यादातर देखे हैं, the problem comes to them basically. Does the problem come to them because they're hustling all the time and they're encountering so many things. They are seeking problem basically. They are seeking. They're in that mode. And so पहले you have to be in that mode to be open-minded enough to see the problem from any angle. आप बाहर में बैठे हुए हो, आप दोस्तों के साथ गपशप लगा रहे हो, आपको उधर भी प्रॉब्लम आ सकते हैं. आप किसी महफिल में हो, आप किसी और जगह, आप जिम में हो, तब भी प्रॉब्लम आ सकते हैं. यू हैव टू बी ओपन माइंडेड. लेकिन आई थिंक ये आपको डिस्टिंग्विश करना जरूरी है कि आप इतनी ज्यादा हासिल, जिस तरह अगर कोई कह दो कि जी मुझे जमीन पे पड़े $10 का नोट मिल गया, मैंने अपनी जेब में रख लिया, क्या उस बंदे ने सारी रात सड़कों पे फिर के और एक ऑर्गेनाइज तरीके से कि मैनहट्टन में आप 11th एवेन्यू से स्टार्ट करके 1st एवेन्यू तक ऊपर नीचे भागे हो ज़िगज़ैग पैटर्न में, और फिर उसको नोट मिला, या फिर वो चलता हुआ जा रहा था रैंडमली अपने किसी और काम में तब मिला? तो या वो हासिल कर रहे थे तब प्रॉब्लम आया, या फिर प्रॉब्लम लकीली आ गई? I think थोड़ा सा मेरा पर्सपेक्टिव I guess from the information I have is कि एक इन दोनों के बीच में एक स्टेट है. अगर बेसिकली आप हासिल कर रहे हो, बेसिकली आपने अपनी स्किल्स बनाई हुई हैं, आपने अपना स्किल सेट बनाया है कि यार
I am able to do the XYZ, इसमें मेरा skill set है, and then the problem comes to you because someone mentioned कि यार इस skill set को हम किस तरह से use कर सकते हैं to solve some problem. तो अगर हम Zuckerberg का केस देखें और अगर हम Elon का केस देखें, दोनों का बड़ा same था. They had a specific skill set. और किसी ने mention किया उनको कि यार this would be really great if we could use this to solve this problem, and then they were like something hit their head कि हाँ यार ये तो actually सही बात कर रहे हो तुम. और and then they just started working on it. क्योंकि अब Elon के केस में देखें कहाँ बंदा फिजिक्स और अल्ट्रा हाई कैपेसिटर्स और उन चीज़ों पे काम करे और कहाँ पे ऑनलाइन लिस्टिंग Google Maps. डायरेक्टरी बेसिकली कितना like different sort of direction है. बस tech skills आपकी हैं because he knows how to program, he knows what the internet is. तो ये कि उसका है, but वैसे तो it's like a completely different direction in what he's interested in. But he took the gamble कि हाँ यार ये I think मैं कर coding लेता से हूँ. कोडिंग से ज्यादा I think you have to have a vision. मैं वही कह रहा हूँ कि प्रोडक्ट ओरिएंटेड जो होते हैं ना, फाउंडर का माइंड वो होना चाहिए कि कैन आई सी दिस प्रोडक्ट फ्लाई इन द फ्यूचर और नॉट. ठीक है, तो इसी वजह से है. ठीक है, ज़करबर्ग तो भी अगर आर्म डेवलपर होता है, मैं डेवलपर में कहीं बात कर रहा हूँ, उनका विजन नहीं होता. ठीक है, उनको पैसे दो उनको, ठीक है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन कैश एंड दे गिव यू द कोड एंड ऑल द राइट्स. ठीक है, लेकिन उसने इसका विजन देखा ना. ठीक है, और वैसे टेस्ला की केस में भी ये होता. टेस्ला वाज नॉट फाउंडेड बाय एलन मस्क, इट वाज फाउंडेड बाय समवन एल्स. ठीक है, एलन मस्क वाज आई थिंक एम्प्लॉई नंबर 3 और समथिंग लाइक दैट. ठीक है, एम्प्लॉय भी नहीं, एज एन इन्वेस्टर आया था मेरा हाथ से वो, एज एन आई थिंक समथिंग लाइक दैट. तो वो फेड अप हो गया. ठीक है, उसने कहा कि मैं इसको सेल करना चाहता हूं, उसने एक्वायर कर लिया उसको. ठीक है, ही हैज अ विजन. उसने वो देखा होगा यार मैं एक्विजिशन अगर मैं कर लूं तो आई कैन बिल्ड समथिंग आउट ऑफ इट. So I think it has to be about the product mindset. आपका entrepreneurial mindset होगा वो आपका हर चीज में काम करेगा. VC में भी काम करेगा, आप स्टॉक पिक कर रहे हैं उसमें भी काम करेगा. ठीक है, आपने अपनी कंपनी फाउंड करनी है उसमें भी काम करेगा. Practically everything in life is about that as well. You know, मैं अभी शॉपिंग कर रहा होता हूँ तो मैं वो भी देख रहा था कि मेरी जो है ना प्राइस पर वियर कितना होगा इस प्रोडक्ट का. ठीक है, ठीक है, if so I go for the value. उससे मैं ये सोच रहा था इंटरेस्टिंग कि he had an economics degree और like Wharton में वो कर रहा था. तो did that also help him? Like how useful was that? कि सिर्फ टेक ही नहीं होना चाहिए, आपको थोड़ा बिजनेस का भी पता होना चाहिए. कितना यूजफुल था? इसके साथ तो मैं 100 क्या 1000 मिलियन% एग्री करूंगा कि 2000%. Yeah, I would 2000%. क्योंकि बीच में आई डोंट नो अहमद आपने भी फील किया, बट एक पॉइंट पे ऐसा था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स फील ये करते थे कि यार बस हम ही जो काम कर रहे हैं दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड हार्ड थिंग. बिजनेस तो आप बुक में भी पढ़ सकते हो. इस तरह की आई फेल्ट दैट वे लॉन्ग टाइम अगो. अब मैं ऑब्वियसली फील करता, बट एक उस वक्त एक हमारी सराउंडिंग में जो हमारी तरह के टेकी लोग थे उनमें ये एक ईगो बना हुआ था कि एरोगेंस थी कि यार ये बिजनेस वाले नहीं, असल चीज तो हम कर रहे हैं सारी. हाँ, आई थिंक ये मैं कहूँगा ये आई थिंक एक कंपनी के कल्चर पर भी डिपेंड करता है, लेकिन आप जिस कंपनी में उस पर डिपेंड करता है. कुछ लोगों में ये था उस टाइम के, अभी भी शायद होगा, कि इंजीनियर्स आर द like the number one thing and like कोई आप इंजीनियर नहीं, आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलती. हालांकि आप देखो फाउंडर्स हर टाइप के हर फ्लेवर के होते हैं. स्टीव जॉब्स इंजीनियर नहीं था, लेकिन he had such amazing even now more than ever you have non-coding founder, non-techie founders are making more scalable companies like Airbnb देख लो. ठीक है, Uber देख लो. ठीक है, they're massive companies. ठीक है, यानी कि और भी काफी हैं. यानी कि CRM स्पेस के अंदर, मेडिकल स्पेस में अंदर काफी हैं. ठीक है, दे आर नॉट कोडर्स, दे आर मेडिकल प्रोफेशनल्स. ठीक है, या उनका बायोमेडिकल मैं भी कोड करता हूँ. ठीक है, पाइथन वगैरह में, आर वगैरह में हम लोग कोड करते हैं. लेकिन वी थिंक अबाउट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पूरा जो है ना, हम लोग ये देख रहे हैं. ये नहीं करके प्रोडक्ट करके मैंने कोड भर के रिपो में फेंक दिया एंड दैट्स इट, मेरी हेडेक खत्म. नो, यू आर रिस्पांसिबल फॉर एवरीथिंग. ठीक है, आपको डीबगिंग करनी है वो भी आपने करनी है, आपने फ्रंट एंड में उसको बनाना है वो भी बनाना है. ठीक है, उसका आप कोई टूल बना रहे हैं नया डेवलपर्स के लिए तो वो भी आपने खुद ही बनाना है. ठीक है, टूल किस तरह पूरा देखना पड़ेगा भाई, कोई टूल को यूज कैसे करेगा. सो आई थिंक इट्स मच मोर अबाउट अगेन यू नो फुल सर्कल आया था प्रोडक्ट माइंडसेट और प्रोडक्ट एक्सपर्टीज. अगर आप ये नहीं है. और मैं एक और चीज ऐड करूंगा, जो मेरी ये ऑब्जर्वेशन है इसको मैं एक तरह से एक कंडेंस तरीके से बोलने की कोशिश करता हूँ. जो फिजिक्स का उसका बैकग्राउंड है ना, आई थिंक knowing physics helps in the world of atoms. ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि वर्ल्ड ऑफ एटम्स से मैं क्या मुराद कर रहा हूँ. मैं अगर ब्रॉडली स्पीकिंग इंडस्ट्री को क्लासिफाई करूँ, जहाँ की भी इंडस्ट्री है उसमें एक होता है वर्ल्ड ऑफ एटम्स, जहाँ पे हम we're dealing with real substance, we're moving things around. को रेल रोड का बिजनेस है, जो रेल रोड जो एक कोल को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है. कोई रिफाइनिंग का बिजनेस है जो क्रूड को लेता है फिर उसको पेट्रोलियम में कन्वर्ट करता है, या कोई इस टाइप का. मैन्युफैक्चरिंग की आप बात कर लो, या बैटरीज की बात कर लो, जहाँ पे आप फिजिक्स इन्वॉल्व है.
लिथियम को आप किस तरह बैटरीज में कन्वर्ट करते हो. आई थिंक इन दैट वर्ल्ड ऑफ एटम्स, और इवन स्पेसएक्स की बात कर लो जहाँ पे आपने किसी चीज को ऑर्बिट में भेजना है, पेलोड को ऑर्बिट में भेजना है और वापस आपने रीयूज करना है, तो उस चीज में आई थिंक आपका फिजिक्स का बैकग्राउंड बहुत हाईली रेलेवेंट है, बिकॉज नो वन कैन बीएस हिम, राइट. ही विल जस्ट अगर कोई कहते हैं कि यार इस रॉकेट में एक पुर्जा यहाँ पे एडिशन होना चाहिए, ही इज जस्ट गोना स्टार्ट क्वेश्चनिंग इट. ही विल से कि इस पुर्जे को हम डिलीट क्यों नहीं कर देते अगर हमारा रॉकेट इसके बगैर क्यों चलता. और मैन्युफैक्चरिंग का भी प्रोसेस है. बेसिकली ही केम इन एंड ही सिंप्लीफाइड द होल मैन्युफैक्चरिंग लाइन. एंड इलॉन यही बात करते हैं जब प्रोटोटाइपिंग इज द इजीएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, बट मैन्युफैक्चरिंग एट स्केल इज द हार्डेस्ट पार्ट. तो टेस्ला का भी जो इंटायर बिजनेस मॉडल है, इट्स बिल्डिंग द मशीन दैट बिल्ड्स द मशीन. इट्स नॉट बिल्डिंग द मशीन इटसेल्फ, इट्स बिल्डिंग द मशीन, द फैक्ट्री दैट बिल्ड्स द मशीन. मेरे ख्याल से फिजिक्स का माइंडसेट सेट डेफिनेटली उस चीज में हेल्प करेगा. लेकिन इफ यू आर इन द वर्ल्ड ऑफ बिट्स, मैंने बताया ना कि दो क्लासिफिकेशन है मेरे माइंड में, एक वर्ल्ड ऑफ एटम्स है और एक वर्ल्ड ऑफ बिट्स. वर्ल्ड ऑफ बिट्स में प्रोबेबली फिजिक्स का इतना ज्यादा रूल नहीं है. यू कैन you just maybe computer science is probably the way to go, जहाँ पे अगर आपने सिर्फ कोई वेबसाइट बना रहे हैं जिसमें आप सिर्फ बिट्स से डील कर रहे हैं, आपने कोई स्टोर करना है डेटा का, यहाँ से यहाँ इसको इंडेक्स कर दो, इसको स्टोर कर दो, इसको रिट्रीव कर दो, सर्च कर दो, ये वो कोई इन्फ्लुएंस वगैरह रन कर लो, तो आई थिंक प्रॉब्ली उसमें इतना यूजफुल नहीं है. लेकिन आई वुड स्टिल रिकमेंड कि आजकल के लोग अगर कोई मेजर वगैरह चूज करें, to be grounded if you want to deal with the world of atoms, and there's like that industry is pretty huge too. It's not just like आजकल लोग सारे लोग टेक करते हैं, लेकिन टेक से बाहर भी एक बड़ी इंडस्ट्री है. मैन्युफैक्चरिंग है, इंडस्ट्रियल मतलब एनर्जी की इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, रिन्यूएबल्स वगैरह की. तो आई थिंक फिजिक्स की डिग्री की हेल्प करती है. तो एनी थॉट्स ऑन दैट? आई थिंक इसमें मेजर होना ज़रूरी नहीं है. इन माई एक्सपीरियंस आई थिंक मैंने एक टेक टॉक बड़ी पहले सुनी थी, उसमें उसने 10,000 आवर्स का जो है ना, वो कौन सा कनेडियन है राइटर जिसने दिया था कॉन्सेप्ट कि 10,000 आवर्स होने के बाद ही आप एक्सपर्ट बनते हैं, वो डिबंक किया था उसने. ठीक है, उसने कहा था मैं जितने भी अभी इनोवेशंस देखी ना, नन ऑफ द पीपल हैव एक्सपर्टीज इन द फील्ड, नन ऑफ देम हैड इन्वेस्टेड 10,000 आवर्स ऑफ देयर टाइम इन एनी स्किल और पर्टिकुलर थिंग. ठीक है, उसमें उन्होंने एक चीज उन्होंने देखी थी कि वो सारे क्रॉस, ये वाली बुक इसकी बात करें आप, फाइलेंस नहीं एक कनेडियन ऑथर यार, वो कौन सा था, बड़ा मशहूर सा है, अफ्रीकन मिक्स रेस है वो, यार मुझे नाम बोल, Malcolm Gladwell एक्चुअली ही इंट्रोड्यूस्ड द 10,000 आवर्स. हां, तो उसने वो डिबंक किया था. तो आउटलायर्स, ये वाली बुक, आउटलायर्स, या मेरे पास अभी ऑडियो फॉर्म में पड़ी है, बड़ी अच्छी बुक है. हां, इसका पहला ओपनिंग प्रीएम्बल ही बहुत मस्त है. आई मीन कुछ भी नहीं मिलता, प्रीएम्बल ही पढ़ लो. आई मीन दिस इज अ फैंटास्टिक बुक. तो उसकी एक टेक टॉक में उन्होंने डिबंक किया था कि यू डू नॉट, जो मेरे सक्सेसफुल बंदे हैं वो अपनी इंस्पिरेशन लेते हैं मल्टीपल डोमेन से. यू हैव टू हैव नॉलेज एंड एक्सपर्टीज इन मोर देन वन डोमेन. ठीक है, अगर आप एक चीज में, अब डॉक्टर्स क्यों नहीं इनोवेटर होते, मैं डॉक्टर से यही कहता हूँ, वो सारा दिन एक ही उनका एक माइंडसेट है. ठीक है, वो उसी में लगे रहते हैं, उसमें वो एक्सेप्शनल है. ठीक है, दैट्स ओके. दैट्स व्हाई आई एम आल्सो इन फेवर ऑफ बीइंग अ जर्नलिस्ट एज वेल. इफ यू वांट टू बी अ प्रोडक्ट पर्सन, यू हैव टू थिंक फ्रॉम मल्टीपल वेंटेज पॉइंट. क्योंकि प्रोडक्ट में आप स्टक हो जाते हैं, आपको एक आइडिया नहीं मिल रहा होता, देन यू हैव टू ट्वीक, गो अराउंड द आइडिया. वो जो हेजहॉग और फॉक्स की एग्जांपल है कि हेजहॉग को सिर्फ एक ही चीज आती है बहुत अच्छी, जो कि बस कर्ल अप होके बॉल बन जाना, लेकिन फॉक्स जो है वो फ्लेक्सिबल है, वो इसको ये इस एंगल से भी अप्रोच कर सकते हैं प्रॉब्लम और इस एंगल. हां, ये टू डायमेंशनल स्पेस देख लो. हां, टू डायमेंशनल देख लो, मछली की स्पेस वही है, टू डायमेंशनल, आगे पीछे है, उसको पता नहीं ऊपर भी कुछ है. ठीक है. तो आई मीन यू शुड बी लाइक दैट. ठीक है, तो उसमें आई थिंक दैट्स really very important. उसमें आप जो है ना, अब मैं Airbnb के जो फाउंडर की मैं कई दफा वीडियो सुन रहा होता हूँ, he is nothing but डिजाइनर, वो UI डिजाइन के अंदर उसका है. ठीक है, that's it. वो भी ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं. I think in the era of ChatGPT, or you can build your minimum viable product yourself. ठीक है, even you can host it on cloud yourself as well. You don't need any expertise. मैं काफी अभी ऐसी कंपनी से जानता हूँ, you can even scale your engineering team remotely as well. ठीक है, और जब आपको जरूरत खत्म हो जाए, you can stop doing the contract with them. They'll hand over the code and all the rights and everything else. That's much better approach as well. मैंने काफी लोगों को देखा है early stage में, when you're strapped for money and you have your product idea and you're scaling the business bit by bit, उसमें आपका है. जब आपको पता चल जाए product market fit आ गया है, you have a paying customers, then you can have start hiring another thing. मैं भी HR event में था यहाँ पे recently, Attitude Lab यहाँ पे incubator है, तो that's a whole other headache as well to maintaining HR in US. You have to be aware of the rights, उनकी जो pay जिस तरह भी देनी है, अपने जो उनको leaves देनी है, वो सारा करना पड़ता है. That's a legal thing as well. तो उसकी भी अभी outsourcing आ गई, लेकिन I think that's going to be the case as well, especially in this era, in this decade. I think building a product will be much more manageable for non-techies. I think non-techies को शायद funding ज़्यादा दें
I'm gonna go on a limb as well to VCs को, क्योंकि उनके लिए डोमेन एक्सपर्टीज होंगी, वो they will be able to think outside the think, और ChatGPT से आप कोड क्रिएट कैसे भी कर सकते हैं। तो अब तो अभी बड़ी हाई फंक्शनिंग लैंग्वेजेस भी आ गई हैं। मैं अभी वो आपको सेंड किया था मैंने लास्ट मंथ, आपको याद होगा, वो जो मोजो लैंग्वेज आई है, ठीक है, जो तो I mean that's gonna be a game changer, you know. वो क्रिस लैडनर बना रहे हैं वो That's gonna be, I'm really excited about that. LLVM That would be interesting कि Y Combinator कब अपनी C Sharp की उसकी efficiency है, और हाँ उन्होंने दिखाया, मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन था या पता नहीं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही कोई काफी एलिमेंट्री एल्गोरिथम था, लेकिन काफी ज्यादा स्पीड अप उसको मिला, मतलब नॉट डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क। एंड आई थिंक जहाँ तक मुझे लग रहा है कि कंप्यूट इज लाइक एफिशिएंसी इज गोइंग टू बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज Nvidia के आप GPUs देखो तो मार्जिन्स कितने, they are insane right now, like only because they are able to like efficiently compute a lot of floating point operations जो भी required है आपके multiplication, matrix multiplication हो गई या ReLU वगैरह जो भी आपने compute करना है उसमें matrices में, या बैकलॉग देखो कितना होगा बड़ा है उनके, जो है V100 जो GPUs का 2026 तक है ऑर्डर, जो अभी प्लेस किया ना उनको 2026 का ऑर्डर दिया भाई, उसका है और 1 ट्रिलियन मार्केट कैप बन गया है, which reminds me, मैं चलो थोड़ा सा टॉपिक चेंज कर लेते हैं। इसमें मैं डिस्कशन करनी है अहमद आपके साथ इसी टॉपिक पे, वो फॉर फाइनेंस की साइड पे है। तो मैं एक्चुअली फाइनेंस का ही कुछ बताने लगा हूँ। मैं एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ लोगों को, क्योंकि लोगों को भी थोड़ा सा एंगेज करना है, व्यूअर्स को। तो एक छोटा सा सवाल है आप लोगों दोनों से, ठीक है? अगर मैं आप लोगों से आपको लेट्स से आप अमीर बनने हैं, तो आपका कोई अनोइंग दोस्त आ गया आपके पास, कहता है यार मुझे एक दुकान खोलनी है मुझे, तो आप मुझे 1 साल के लिए पैसे दे दें, मैं आपको 1 साल के बाद वापस कर दूंगा पैसे, ठीक है? आप कहोगे यार इन्फ्लेशन भी है, मतलब इंटरेस्ट रेट्स हाई भी हैं, मैं तुम्हें क्यों पैसे दूं? तो वो कहता है यार चलो ठीक है, तुम मुझे $100 दो, मैं 100 से ज्यादा दे दूंगा तुम्हें वापस, लेट्स से 110 दे दूंगा वापस, ठीक है? तो आप कहते हो कि हाँ ठीक है, ये डील हो जाती है, और वो बंदा बेसिकली, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट, कि आप $100 लेते हो और 1 साल के बाद जब वापस करते हो तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी किक इन आ जाता है, और उसमें आपको ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। तो इन्फ्लेशन एडजस्टेड हो जाता है। हाँ, इन्फ्लेशन या जो भी रिस्कीनेस है, वो बंदे का बिजनेस वेंचर भी फेल हो सकता है। कल को वो बंदा कहे कि जी मैं तो तुम्हारा दोस्त ही नहीं हूँ तुम मुझे कुछ ओ ही नहीं करते तो फिर क्या करोगे? तो वो एक हर बंदे की माइंड में एक रिस्क होता है कि कल आए, कल हो ना हो, मतलब कल हो सकता है कोई सन ही एक्सप्लोड कर जाए, कुछ और हो जाए, और वैल्यू ऑफ मनी राइट नाउ इज मोर इम्पोर्टेंट। तो अगर वो सेम बंदा आपसे कहे कि यार 1 साल के लिए नहीं 2 साल के लिए मैं लूंगा आपसे पैसे, तो फिर आप क्या करोगे? आप दोनों से ये सवाल। लेट्स से मैं 1 साल के लिए 10% इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा हूँ, और वो बंदा आगे कहे कि यार 1 साल नहीं मुझे 2 साल लेने हैं, तो आप इंटरेस्ट रेट 10 रखोगे, 10 से ज्यादा रखोगे, या 10 से कम रखोगे? आई थिंक वो यूएस ट्रेजरी वाला रूल यूज कर सकते हैं आप, जितनी ट्रेजरी बड़ी होती जाती है आप इंटरेस्ट कम यूज करते हैं। लॉन्ग टर्म में रिस्क ज्यादा होता है, शॉर्ट टर्म में रिस्क ज्यादा होता है, लॉन्ग टर्म में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है रिस्क ओवर टाइम। लेकिन आप सोच के बताओ, आप ट्रेजरी को भूल जाओ, आप कहोगे कोई दोस्त बंदा आपके पास आया, आपसे पैसे ले रहा है, वो 1 साल के लिए कह रहा है कि 10% में आपको, या चलो जो भी X% पे ले रहा हूँ, और अब वो कहे कि 2 साल, तो 2 साल वाला ज्यादा रिस्की है या 1 साल वाला ज्यादा रिस्की वेंचर है आपके ख्याल से? आई थिंक इफ वेंचर तो 2 साल वाला ज्यादा रिस्की है, वी हैव मोर चांसेस टू गो। 2 साल वाला ज्यादा रिस्की है, क्योंकि 2 साल में हो सकता है वो 1 साल के बाद उसका बिजनेस फेल हो जाए, बंदा ही मर जाए, कुछ भी हो सकता है। तो आप अपने रिस्क को कॉम्पनसेट करने के लिए आप उससे ज्यादा रिटर्न मांगोगे कि नहीं? ऑब्वियसली ये तो फिर सीड मनी वाला रूल यूज करें ना फिर यहाँ पे आप, ठीक है? वो आपकी जो सारी जो प्रोविजंस होती हैं, ठीक है, आपका इन्वेस्टर्स को भी सेफगार्ड करता है, ठीक है, आपके प्रेफर्ड शेयर्स होते हैं, फर्स्ट राइट ऑन योर डेट होता है, ठीक है? वो तो सारी जगह मैं फर्स्ट प्रिंसिपल से बात कर रहा हूँ, कि फर्स्ट प्रिंसिपल से लेट्स से अगर X% पे मैं आपको 1 साल के लिए लॉक इन कर रहा हूँ, और 2 साल के लिए वो लॉक इन है, बाय द वे वो आपको पैसे भी नहीं देगा, जब 2 साल के बाद आपको पैसे देगा, तो आप यू forego the right to use the money for 2 years, ठीक है? और मतलब you should like according to first principles you should demand a higher rate for a longer period of time compared to a shorter period of time, and this is what is called the yield curve. Yield curve क्या होता है? बेसिकली x एक्सिस पे आपका ड्यूरेशन होती है मैच्योरिटी की, कि 1 साल के बाद वो मैच्योर हो रहा है पैसे, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद, जो भी है, और y एक्सिस पे उसकी इंटरेस्ट रेट होता है, और वो नॉर्मली उसका जो है ना y = x वाला, या मतलब पॉजिटिव स्लोप वाला होता है उसका कर्व। लेकिन इंटरेस्टिंग क्या बात है, आपको बताता हूँ, ये रिवर्स ट्रेजरी का yield है। हाँ, मेरी कहानी बिल्कुल मतलब थोड़ा सा जूम कर लें। मेरी कहानी उसी तरह ही वैलिड है, लेकिन आप समझ लें कि जो बंदा बोरो कर रहा है
वो कोई आपका दोस्त नहीं है, वो यूएस गवर्नमेंट बोरो कर रही है, और यूएस गवर्नमेंट जो बोरो कर रही है, अगर एक मंथ की यील्ड है वो 5% पे बोरो कर रही है, और 30 इयर्स के लिए जो यील्ड है वो 3.8% है। तो आप सोचें, इसको कहते हैं इन्वर्टेड यील्ड कर्व। तो इन्वर्टेड यील्ड कर्व जो है, इट इज बेसिकली a good predictor of recession। आपको नीचे भी बताता हूँ, it is not the normal state of affairs। ये जो सेकंड चार्ट है ना, पहला वाला चार्ट था, एक मिनट लोगों को, व्यूअर्स को भी दिखा दो, क्योंकि मैंने शायद जल्दी में बोल दिया। ये जो चार्ट आपको ब्लू वाली लाइन नजर आ रही है, दैट इज द करंट यील्ड कर्व। तो नॉर्मली दिस इज अपवर्ड स्लोपिंग, यानी ये वैल्यू इधर होगी तो राइट वाली जो वैल्यू है ना वो ऊपर करके होगी, यानी ये जो 30 ईयर वाली जो यील्ड है, इट्स सपोज्ड टू बी हायर। एंड बाय द वे, ये यील्ड कर्व जो पॉजिटिव होता है तो बैंक्स की अर्निंग्स भी इसी वजह से होती है, क्योंकि बैंक्स दे बोरो शॉर्ट एंड दे लेंड लॉन्ग, मतलब दे बोरो एट लाइक 2 or 3%, जो 2 or 3 मंथ्स का रेट है, आर्बिट्राज बिजनेस होता है। हाँ, वो उस पे बोरो करके और वो आगे लेंड करते हैं बड़े बिजनेसेस को प्रॉब्ली हायर रेट्स पे, और वो जो स्प्रेड होता है ना वो कैप्चर करते हैं। तो बैंक्स की वाट इस वजह से लगी हुई है आजकल। अगर आप रीजनल बैंक के स्टॉक्स देखें तो स्टॉक मार्केट में उनकी बहुत गंदी वाट लगी हुई है, मतलब दे वर डाउन लाइक 35%। लास्ट वीक थोड़ी सी रैली हुई है, लेकिन दे वर डाउन लाइक 20 to 30% दिस ईयर। आई थिंक मोस्टली रीजनल बैंक्स इस सिचुएशन में, जेपी मॉर्गन चेस की ऐसी नहीं है। हाँ, लेकिन जेपी मॉर्गन भी डाउन है year to डाउन date, है, I आई think। मीन दैट्स बिकॉज़ ऑल द सेक्टर इज डाउन, लेकिन उनकी बैलेंस शीट ऐसी क्रेजी नहीं है हाँ, कि 80% उनको वो प्लस डिपॉजिट डाउन वाले इश्यूज नहीं है, Right. रीजनल बैंक्स को मतलब इडियोसिंक्रेटिक रिस्क भी है। बट एनीवे, मैं वैसे लोगों को, व्यूअर्स की इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि नॉर्मल जो यील्ड कर्व होता है ना, लुक्स लाइक दिस। जून 2021 में जो यील्ड कर्व था ना, इट वाज लुकिंग लाइक दिस, कि 1 मंथ की यील्ड बहुत लो थी और 30 इयर्स की इस तरह की थी। और हुआ ये कि शॉर्ट एंड ऑफ द कर्व जो है वो फेड कंट्रोल करता है, तो फेड ने बहुत ज्यादा रेज किया हुआ इस वक्त रेट, तो यील्ड कर्व जो है ना, इट इज इन्वर्टेड। इसकी एक और विजुअलाइजेशन है जो मैं आपको इधर बताता हूँ। ये बेसिकली 10 ईयर और 1 ईयर का डिफरेंस लेता है। तो 10 ईयर और 1 ईयर का जो डिफरेंस जब नेगेटिव होता है ना, तो दैट मींस इट्स काइंड ऑफ अ इन्वर्टेड यील्ड कर्व। और अगर आप ग्रे एरिया इधर देखो तो दैट इज अ रिसेशन। तो बेसिकली जब भी यील्ड कर्व इन्वर्ट हुआ है तो तब एक रिसेशन आई है। अगर आप देख सकते हैं, नीचे लिखा भी हुआ है, एन इन्वर्टेड यील्ड कर्व हैज प्रेडिक्टेड द पास्ट 7 रिसेशंस। जब आप देखते हैं 2008 का रिसेशन आया तो उससे पहले इन्वर्टेड था यील्ड कर्व। फिर 2001 का जो .com बस्ट हुआ था, .com बबल, उससे भी पहले इनका इन्वर्टेड यील्ड कर्व था। फिर 92 की रिसेशन थी, उससे पहले भी हुआ था। और अब देखें इतना स्ट्रांग हुआ है ये यील्ड कर्व इन्वर्टेड, मतलब -1.47, which has not been this inverted since the past, I would say 25 years या even maybe 30 years। और अभी तक रिसेशन अनाउंस नहीं हुआ। तो इंटरेस्टिंग अच्छा, चीज ये है, इसमें आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, मैं खुद भी सोच रहा था कई दफा कि आर वी टॉकिंग अबाउट टेक्निकल रिसेशन और रियल रिसेशन, बिकॉज़ 2008 में रियल रिसेशन आया था व्हेन यू पीपल आर लूजिंग जॉब्स और एवरीथिंग। टेक्निकल रिसेशन मींस टू जो आपकी जो क्वार्टर्स की नेगेटिव ग्रोथ है, ठीक है। या वो तो कब की हो चुकी है। वो तो कब की हो चुकी है और नोबडी बॉदर्स अबाउट इट, ठीक है। तो वो नहीं, वो यूएस में नहीं आई। यूएस में हुआ है, हुई यूएस में 2 क्वार्टर्स कंसेक्यूटिव आ गए रिसेशन के। वो ये यहाँ पे चार्ट में तो नेगेटिव नहीं है अभी तक। नहीं, लास्ट, आई थिंक लास्ट क्वार्टर चेक करो और उससे पहले क्वार्टर चेक करो। आई थिंक वो तो काफी देर का हो गया ऑफिशियल डेफिनेशन के हिसाब से। टेक्निकल रिसेशन तो हो गई है, सो आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट। आई एम जस्ट वरीड कि ये जो टेक्निकल ये जो इंडिकेटर यूज कर रहे हैं इन्वर्टेड यील्ड कर्व का, मैं भी इसको स्टडी करता होता हूं कई दफा। हाउ एक्यूरेट इज दैट इन प्रेडिक्टिंग द रियल रिसेशन, लाइक 2008, 1987, 1999 बबल बस्ट या 2000 का बबल बस्ट? उसका आपके सामने चार्ट मौजूद है, मतलब ये जितने भी ग्रे एरियाज हैं, रिसेशन ही है। So it's technically saying is we are in recession. Do we feel like it recession? नहीं, like 2008? वही तो मैं बात करने लगा हूँ कि बॉन्ड मार्केट, दिस इज डिटरमाइंड बाय द बॉन्ड मार्केट। होने वाला बबल। हाँ, अब मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकंड टैब में, मुलाजा फरमाएं कि S&P 500 के जो कंपोनेंट्स हैं उनकी ईयर टू डेट रिटर्न। अब आप मुझे ये बताएं कि बॉन्ड मार्केट हमें ये कह रही है कि रिसेशन आने वाला है, मतलब वो प्रेडिक्ट करता है फ्यूचर में रिसेशन, जो इन्वर्टेड यील्ड कर्व है। और अब आप स्टॉक मार्केट को देखें, जो स्टॉक इन्वेस्टर्स हैं वो इतने ब्रिलियंट और इतने एंथुसियास्टिक हैं। आप देखें कार्निवल क्रूज लाइन, मतलब जो कि डिस्क्रेशनरी इनकम पे रिलाई करता है लोगों के, मतलब अगर लोगों के पास जॉब नहीं है तो कार्निवल की ऐसी वाट लगने वाली है। कार्निवल को उन्होंने कहां से 100% चढ़ा दिया इस साल, मतलब कार्निवल का जो स्टॉक है वो डबल हो गया तकरीबन। आप पुल्टी होम को देख लें, पुल्टी होम एक होम बिल्डर है, ठीक है। रिसेशन में यू जनरली मतलब होम प्राइसेस जो है वो गिर जाती है, लोग फोरक्लोज कर जाते हैं। लेकिन पुल्टी होम को उन्होंने स्टॉक इन्वेस्टर्स ने कहाँ चढ़ा दिया, मतलब जीरो से मतलब 61% चढ़ा दिया। नॉर्वेजियन क्रूज लाइन जो है NCLH का जो स्टॉक है उसको कहाँ पहुंचा दिया, मतलब +61 66%। तो ये,
और सेमीकंडक्टर्स के स्टॉक्स हैं वो भी cyclical as बहुत well. ऊपर चढ़ाते हैं। बस सिक्लिकल चीजें, कंज्यूमर सिक्लिकल चीजें हैं जो डिस्क्रिशनरी इनकम पे डिपेंड क्योंकि करती we हैं। are coming out of the जो है कोविड की वजह से, तो people are investing more in experiences, so that's the discrepancy you are seeing. I don't think this is a systematic or वो क्या कहते हैं, एक cyclical होता है, कौन सा secular trend नहीं है. I don't think this is a secular trend. लेकिन But मुझे जो चीज मुझे और कई इन्वेस्टर्स को और नहीं समझ आ रही कि बॉन्ड मार्केट आपको कैरी के रिसेशन, आप लोग कंज्यूमर्स आर गोना टाइटन देयर पर्स स्ट्रिंग्स, और स्टॉक मार्केट इज टेलिंग यू के when the stocks go up, the stock market is predicting great future earnings for these companies, for home builders, for semiconductors, for like consumer cyclical companies. और इन दोनों में अब फ्यूचर ही बताएगा कि स्टॉक मार्केट ठीक है कि बॉन्ड मार्केट ठीक है। लेकिन इसमें दो और फैक्टर्स आई गेस थोड़ा लिंक बनाने के लिए, एक के यूएस ने कितना पैसा प्रिंट किया है और स्पेंडिंग कितनी बढ़ी है, और दूसरा ये मेरे माइंड में था एकदम से निकल गया। एक तो स्पेंडिंग का फैक्टर हमें थोड़ा एट्रीब्यूट करना चाहिए कि कितनी स्पेंडिंग ज्यादा हुई है रिसेंटली, फिर डेट सीलिंग भी बढ़ा दी है। that's a side show. Debt ceiling is not a main course. Spending तो बढ़ानी पड़ेगी यूएस को. Spending is always about spending. पर डेट बढ़ता जा रहा है यूएस का। लेकिन जनरली स्पीकिंग जो आपके सेक्टर्स हैं जो रिसेशन एंटर होने वाली होती थी, यूटिलिटीज सबसे ज्यादा रैली करती हैं क्योंकि वो स्टेबल होती है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे कम है अभी। हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत कम है। मतलब स्टॉक मार्केट इज लुकिंग एट अनएम्प्लॉयमेंट रेट प्रॉब्ली, बॉन्ड मार्केट इज लुकिंग एट जस्ट द इन्वर्जन ऑफ द यील्ड कर्व। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि रिसेशन जो है ये मतलब इतना स्ट्रांग आएगा या नहीं। आप लोगों का क्या है, मतलब आप तो बूट्स ऑन द ग्राउंड हो उस्मान, आपको तो यूटा के लोगों को इंटरव्यू करके आप उनसे पूछो, उनको पता है रिसेशन। लेकिन मैं कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ तो आई थिंक जब मैं इन्वेस्टर से बात कर रहा तो आई थिंक जो हमारा जो होता था ना बिलीफ फिक्स्ड इनकम एसेट्स पे बॉन्ड मार्केट प्रेडिक्ट करेगी रिसेशन या ये, I think that has gone out of the window in last couple of years because we don't know, we are now some mixed territory that we have never experienced before because हमारे जो fundamentals है वो नहीं चल रहे अभी, ठीक है। अभी इन्फ्लेशन इतनी हाई ऊपर गई हुई है, 4% पे आ गई है। We were able to tackle that kind of inflation without job losses और अभी इस तरह की historical हुई नहीं कभी, ठीक है। तो we have no historical reference for this thing that we find in South. ये economic situation जो अभी है ना हमारी, तो this is very unique. तो इसमें आप कह नहीं सकते कि बॉन्ड मार्केट प्रेडिक्ट करेगी। अब कोई जितनी अब इन्वर्टेड यील्ड कर्व है, अब ये इन्वर्ट होते ही पहले कहते बस रिसेशन, हाथ खड़े कर दो बस, ये आप गेट रेडी फॉर डिसीजन। अगर अब 20 साल पहले होते तो ये एक्यूरेट हो जाना था। It would have become a self-fulfilling prophecy, ठीक है। हाँ। लेकिन अब सारे लोग बिलीव कर रहे हैं रिसेशन आने वाला है तो वो अपनी स्पेंडिंग रोक देंगे तो सेल्फ फुलफिलिंग बन जाएगा। और इवन ड्रग मिलर ने भी यही कहा है, स्टैनली ड्रग जो है अपना बहुत फेमस हेज फंड है वाला बंदा है, उसने कहा कि दिस इज द मोस्ट कंफ्यूजिंग मार्केट आई हैव सीन बिकॉज़ द बॉन्ड मार्केट इज टेलिंग मी वन थिंग, द स्टॉक मार्केट इज टेलिंग मी अ डिफरेंट थिंग एंड आई कांट रिकंसाइल द टू। तो इस तरह के कंफ्यूजिंग सिग्नल्स में आप डिसीजन नहीं ले सकते। तो एक बड़ी अच्छी बुक है इसके बारे में, डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, वो मैं नाम भूल गया उसका, बड़ी व्यवस्था है, वो छोटी हैंड बुक है, तो वो बड़ी व्यवस्था है। तो लेकिन ये जो है ना, ये आई थिंक आई डोंट नो कि इसमें जो सारे केन्जियन, जो इसलिए मैं केन्जियन इकोनॉमिक्स को मैं अच्छा नहीं मानता, तो इसमें सारे फंडामेंटल्स की ऐसी की तैसी होते हैं। आपको पता नहीं होता कि विच आपको वैल्यू कैसे करें बिजनेस को, ठीक है। आप किस चीज किस तरह, आप होम बायर्स हैं, अभी टेक्निकली ये होम प्राइसेस डाउन आ रही है। अच्छा नहीं, होम बायर्स जो है, फर्स्ट टाइम होम बायर्स एक इंडस्ट्री होता है यूएस में, फर्स्ट टाइम होम बायर्स कितने हैं, ठीक है, और इन्वेंटरी कितनी है, तो अब वो आउट ऑफ वैक हुई पड़ी है, ठीक है, इतनी। हालांकि होम प्राइसेस कम होनी चाहिए, जो बड़ी मार्केट्स में हुई भी है कम, ठीक है, तो लेकिन अब उतनी शार्पली डिक्लाइन नहीं हो रही जितने बाकी पैरामीटर्स देखें। आई थिंक हुआ ये कि लोगों ने जो पहले जिसे घर बाय किए हुए थे उन्होंने इतने लो रेट्स पे बाय किए हुए थे कि दे डोंट वांट टू सेल देयर हाउस, क्योंकि अब वो जब नया लोन लेंगे उनको बहुत हाई इंटरेस्ट रेट मिलेगा, उसकी वजह से इन्वेंटरी बहुत नीचे गिर गई है, और जब इन्वेंटरी नीचे किसी चीज की गिर जाती है तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली ऊपर चली जाती है। लेकिन दिस इज नॉट योर टिपिकल रिसेशन वेयर लाइक होम prices are going to fall off the cliff। जब होम प्राइसेस नीचे गिरती है तो लोग डर भी जाते हैं, लोग कहते हैं कि यार अब हम क्या करेंगे, उनका अंडर वाटर हो जाते हैं अपने होम एक्विटी, अंडर वाटर तो होते हैं, लेकिन कुछ लोग वॉक अवे भी कर जाते हैं, उसकी वजह से एक और मतलब सोने पे सुहागा, मतलब वो साइकिल और बिल्डअप हो जाता है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनका जब इंटरेस्ट रेट ऊपर चला जाता है तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते पेमेंट, तो वो फिर फोरक्लोजर वगैरह। क्वेश्चन कर रहा हूं ना कि अभी इंटरेस्ट रेट जो पहले 1800 मॉर्गेज का पे कर रहे थे, ठीक है, 1 ईयर पहले, अब वही मॉर्गेज वो 3000 या 3200 का हुआ होगा। तो दे शुड हैव, उनकी डिस्पोजेबल इनकम जा रही है ना उसमें,
तो आई थिंक दैट विल बी इंटरेस्टिंग कि वो कितना प्रेशर बर्दाश्त कर सकते हैं बिफोर दे थ्रो इन द टॉवल. सो आई थिंक दैट विल बी इंटरेस्टिंग थिंग टू वॉच एज वेल. आपके भाई साइड पे खड़े हुए हैं, वॉलेट अपना रेडी पे, कैश का वॉर्ड है उनके हाथ में. ये अच्छा. आपके भाई फुली इन्वेस्टेड नहीं रहते. खैर मेरे जैसा बंदा तो मैं तो हमेशा फुली इन्वेस्टेड होता हूँ. मैं इस पे थोड़ा वही एमएच से उस दिन अदर ये भी डिस्कशन कर रहा था कि जो हॉट मार्केट्स हैं लाइक न्यूयॉर्क एरिया, वहां पे शायद इतना अप्लाई नहीं हो, बट जो छोटी जगहों पे हैं वहां लाइक लास वेगास बेसिकली समझ लो, आइडाहो समझ लो, छोटी मार्केट्स की बात. आइडाहो वहां बहुत पे ऊपर मैंने गई. देखा आइडाहो वहां पे हॉट. काफी प्राइसेस गिर रही हैं. बेसिकली आइडाहो बॉइजी में काफी गिरी हैं, ऑस्टिन में बॉइजी काफी में. प्राइसेस गिरी हैं. लेकिन न्यूयॉर्क बे एरिया यहाँ पे जो लोग हैं उनके पास बेसिकली काफी कैपिटल होता है इस चीज के लिए, और फिर दे कैन आल्सो मैक्सिमली यूटिलाइज द टैक्स डिडक्शन बिकॉज उनकी इनकम इतनी Income हाई बहुत होती है कि उनको वो टैक्स डिडक्शन का भी फायदा हो जाता है. हाँ. तो वो भी एक फैक्टर है कि उनका इतना हिट उस तरह से नहीं हो रहा. तो चले ऑन द रिकॉर्ड चले जाते हैं और हम लोग सारे एक थोड़ी सी प्रिडिक्शन करते हैं कि क्या चीज आपके ख्याल से कौन सा सेक्टर चलेगा, या आपके ख्याल से रिसेशन आएगी काउंट पूरी मी आउट ऑन दिस वन. इसमें मैं कभी प्रेडिक्ट नहीं कर रहा. मेरा इसमें थोड़ा गट फीलिंग है तो कोई भी बता दो, मतलब डरने की क्या बात है. आई हैव नो आइडिया. मैं एक गेम खेलते नहीं हूँ क्योंकि ये हमेशा जो है ना लूजर्स गेम होती है. लेकिन चलो. आके भाई कुछ बोल रहे थे. मैं सर्कलिंग बैक में थोड़ा, मैं शायद थोड़ी नाइव बात कर रहा हूँ, बट ये बेसिकली आप कह रहे हैं कोरिलेशन इक्वल्स टू कॉजेशन, बट आर वी श्योर अबाउट दैट? About what, the bond market recession वाला correlation, inverted yield curve वाला. But मतलब it has predicted it so far, but who knows, maybe this time is actually different. Basically जब भी हम reasons attribute करते हैं जो भी recession का, हम ये नहीं attribute करते, हम underlying जो चीज होती है which went wrong वो attribute करते हैं. जैसे 08 में हम mortgages को attribute करते हैं, उससे पहले .com, फिर Great Depression, ये सारी चीजें. तो maybe this is just like a symptom. It's not the reason. But it happens before, right? This is something that clearly happens before. Maybe it doesn't cause it, but it doesn't. But can we also say कि because जब भी recession आती है वो दम से interest rates zero कर देते हैं या कुछ. इंटरेस्ट टूल है ना, वो तो बाद में आती है ना, जब रिसेशन, जब लोगों की जॉब्स लूज होना शुरू हो जाएंगे. क्योंकि फेड के पास दो मैंडेट है, एक है प्राइस स्टेबिलिटी और दूसरा है मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट. तो ये सिर्फ ओनली फेडरल बैंक का दुनिया में जिसमें डबल मैंडेट है, हालांकि सिंगल मैंडेट होता है सिर्फ का. ठीक है, कीप द इंटरेस्ट रेट इन चेक. यहाँ पे जॉब की भी एडिशनल डाल दी ऊपर. लेकिन फिर थोड़ा जो रेट वैल्यू का जो प्रिंसिपल है वो फिर उससे भी थोड़ा लिंक होता है, नहीं होता कि आपके शॉर्ट टर्म साइकिल्स आते हैं इस तरह के. हाँ, ये एक साइकिल ही है. मतलब इंटरेस्ट रेट्स डू गो इन अ साइकिल. मतलब इंटरेस्ट रेट्स जो है कभी नीचे होते हैं, कभी हाई होते हैं, और इट इज अ सिक्लिकल थिंग. मतलब .com के जमाने में all sorts of random projects were being funded just because like investors were wearing those rose tinted glasses और वो समझ रहे थे कि फ्यूचर मतलब will be very bright, वो सारी चीजें फंड कर रहे थे. पर उसके बाद एकदम से लोगों का एकदम से याद है कि भाई profits also matter, not just clicks and eyeballs alone don't matter. मतलब business model also matters. तो कई लोग इन्वेस्टर्स ने पैसा खींच लिया और कई जो स्टार्टअप्स है वो नीचे चले गए, और इसके बाद दोबारा बूम आया. मतलब 2010 से 20 तक टेक was in a crazy bull market. मतलब हर कंपनी की वैल्यूएशन ऊपर जा रही थी. लोग कहां से लोग आईपीओ कर रहे थे. ग्रेविटी पावर ट्रक जो है निकोला का, वो भी आईपीओ कर गया था. वो जिस तरह कहते हैं ना, घोड़ों को देख के गधे भी चलना शुरू हो जाते हैं साथ ही. तो वो गधे भी घोड़ों के दाम बिकना शुरू हो गए थे. वैसे निकला की वो ऐड देखने वाली है जिसमें ग्रेविटी की बेस पे ना नीचे. हाँ, वो मैंने पूरा ट्रक देखा. वो मतलब लोगों ने कई अमेजिंग. लेकिन इसमें आई थिंक 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो मैंने अभी तक स्टडी किया है जितना इकोनॉमिक्स को, कि वन, यू शुड लुक फॉर कंटेजन. ठीक है, जब भी कंटेजन का होना शुरू हो जाए, जिस तरह बैंकिंग सेक्टर में था, अब इन्होंने यहाँ पे ड्रास्टिक मूव किया ना उन्होंने, यूएस फेड्स ने गारंटी कर दी डिपॉजिट गारंटी कर दिया, ताकि जो है ना रीजनल बैंक से बैंकिंग सेक्टर क्योंकि हर बैंकिंग सेक्टर इज ओनली सेक्टर इन इकोनॉमी व्हिच फंड्स अदर 10 सेक्टर्स. ठीक है, बैंकिंग सेक्टर जाएगा तो कंटेजन तो होगा ही होगा. तो जब भी कंटेजन अब होना, ठीक है, किसी वजह से खदशा भी हो, उसमें सीवियर आपको एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि वो प्रिकर्सर है इवन रिसेशन का और ट्रू वाली रिसेशन, व्हेन यू लूजिंग योर हाउसेस एंड जॉब्स, और इवन फॉर मोर देन दैट रिसेशन के बाद क्या होता है, वो जो डिप्रेशन. हाँ, डिप्रेशन में भी जा सकता है. डिप्रेशन तो खैर मतलब यूएस में बहुत कम ही दफा हुआ है वो ग्रेट डिप्रेशन. आई थिंक एक ये पॉइंट है कंटेजन, और आई थिंक सेकंड इज द यूएस डॉलर,
ठीक है, यूएस डॉलर का, क्योंकि यूएस डॉलर इज स्टिल द क्लीनेस्ट शर्ट इन द लॉन्ड्री रूम राइट नाउ, जिसे वो कह रहे थे ना, स्टिल द क्लीनेस्ट शर्ट। जितना कैपिटल फ्लाइट यहाँ पे यूएस में ही आना था, ठीक है, जब भी कोई चाइना मसला हो वो सारा पैसा यहाँ भेज देते, सऊदी में मसला हो यहाँ पे इन्वेस्ट कर देते रैम्को वगैरह, क्योंकि दैट्स द, जब तक यूएस डॉलर हैज द 80% ट्रेड आपका जो है ना दुनिया में, और दे कैन मेंटेन इट, तो आई थिंक ये डेफिनेट स्पेंडिंग कर सकते हैं, दे कैन अफोर्ड डेफिनेट स्पेंडिंग। और बाकी दुनिया के पास भी ऐसे और कोई इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएंगे, ठीक है, दे डोंट हैव एनी चॉइस, ठीक है, किधर पास जाओगे, ठीक है, तो दे हैव टू इन्वेस्ट। और इनकी लिक्विड मार्केट्स हैं, यानी कि जो है यूएस मार्केट इजीली कन्वर्टेबल है, आप इजीली मल्टी बिलियन डॉलर को एक सेकंड में ट्रांसफर कर सकते हैं, बाकी दुनिया में नहीं है। चाइना में इन्वेस्ट करेंगे आपको, आपको निकालने पैसा, ये बड़ा काउंट होता है। तो आई थिंक दीज टू थिंग्स आर व्हाट कीपिंग यूएस अलाइव और probably thriving. I think they can inflate their way and prosper their way out of the deficit spending. ये कि अपने सारा जो है ना पे भी कर सकते हैं, अगर बंदे की पुत्रों का अपनी लाइबिलिटीज को आप चेक कर लें, ठीक है, जो आपकी अनफंडेड लाइबिलिटीज हैं, और अपनी जो है ना एंटरप्रेन्योरियल जो है अपना डीएनए को अनलीश करें। अभी जो सारा सोशलिस्ट यहाँ पे भी आया है ना कि हमने ये टैक्स कर दें और टैक्स कर दें, और भाई यू शुड बी कंपेटिटिव, ठीक है, कि मैं अगर मैं यूएस में रन करता हूँ, मैं तो कंपेटिटिव, मैं कहूँगा एक कंपनी कनाडा में क्यों बैठी हुई है, यहाँ पे स्टार्टअप शॉप करो, वी विल गिव यू इवन मोर टैक्स ब्रेक्स, ठीक है, आप इन्वेस्ट करो यहाँ पे, जॉब्स आप लेके आओ। हाँ, इसीलिए वो रिवर्स मर्जर्स हुए थे ड्रग कंपनीज के, क्योंकि उनकी टैक्स रिजीम इन आयरलैंड वाज मोर फेवरेबल। हर ड्रग कंपनी ने अपनी कंपनी आयरलैंड में रजिस्टर की थी। आयरलैंड वाली छोटी सी कंपनी, वो 5 मिलियन वाली मार्केट कैप है, वो 5 बिलियन वाली मार्केट कैप को रिवर्स मर्जर करके वो तो फिर डबल आयरिश विद डच सैंडविच किया हुआ ना। हाँ, पता है ना टर्म का, डबल आयरिश विद डच सैंडविच, ये अकाउंटिंग की टर्म है। वो एक आयरिश की कंपनी दूसरी आयरिश की कंपनी को कंट्रोल करती है, वो पता नहीं डच को करती है। नहीं, दो कंपनियां आयरलैंड में होती हैं, और एक जो होल्डर कंपनी होती है वो नेदरलैंड में करते हैं, इससे आपका टैक्स, फंडामेंटल टैक्स जीरो है, ठीक है, उसको कहते होते हैं कि डबल आयरिश विद डच सैंडविच। ये सर्च करना कभी, तो ये आके भाई का जो स्टार्टअप होगा ना, ये उसी में जाएंगे। अच्छा चलो, टाइम हो गया हमारा, 1 आवर हमने करते कराते रोते पीटते हमने गुजार ही लिए, तो होपफुली कुछ एक दो व्यूअर्स आएंगे। जो भी किसी को व्यूअर हो नीचे से क्वेश्चन पूछे, डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा तो वो आके भी आंसर करेगा, इजी क्वेश्चन हो तो मैं कर दूंगा। कोई क्लोजिंग थॉट्स हैं तो कहने, वरना मैं अभी एंड रिकॉर्डिंग करने लगा। मैंने अपना एक पूछना था आपसे कि यार ये जो अभी Nvidia का चला है, ठीक है, आई वाज वाचिंग इट अनफोल्ड, अभी जो रैली आई है मार्केट का, हाँ 1 ट्रिलियन की, तो अगर आप फरवरी में देखें तो इनका 140 या 150 पे स्टॉक था, समथिंग लाइक दैट, एंड स्टॉक 118 पे उसने बॉटम किया, आई थिंक लास्ट अक्टूबर या सितंबर में, और 1 ईयर की जो रिटर्न्स हैं तकरीबन मतलब बॉटम से टॉप तक प्लस 200 या 250% है। लेकिन वो चलो जो भी है, तो लेकिन आई वाज स्टडीइंग, और बाकी जो है ना इनके न्यूज़लेटर्स में पढ़ रहा था, जितने भी थे वॉल स्ट्रीट के जितने पंडिट्स हैं, ठीक है, जो स्टॉक पिकर्स हैं, वो सारे डाउनग्रेड कर रहे थे कि डेटा सेंटर मार्केट्स जो है ना प्लेटो हो रही है, ठीक है, अभी जो है ना डेटा सेंटर्स में जो वो Nvidia इतनी प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो उनकी जो अभी मार्केट कैप नीचे जाएगा, ठीक है। लेकिन ये इस तरह क्यों होता है? ये सारे जो एनालिस्ट होते हैं, बड़े होते हैं, हमेशा चवल प्रेडिक्शन करते हैं, ठीक है। नहीं, चवल नहीं, मैं कहूंगा हर्ड मेंटालिटी जो है ना वॉल स्ट्रीट में बहुत कॉमन है। अगर एक एनालिस्ट, टेस्ला के साथ भी इन्होंने ऐसे किया था, टेस्ला के साथ भी ऐसे किया था। टेस्ला का 2 साल पहले कह रहे थे बड़ा नीचे आ रहा, वो 1000 पे चला गया भाई स्टॉक। हाँ, बेसिकली बोलो, एक बंदा प्रेडिक्ट करता तो दूसरा बंदा कहता है यार मेरी, आप स्प्रेडशीट भी जब बना रहे होते हैं ना प्रोजेक्शन की, तो आप अक्सर ये होता है, मेरे से दोस्त पूछ रहे होते हैं इन्वेस्टिंग के बारे में कि यार मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, कि मेरे पास ये प्रोजेक्ट है, तो वो ना नंबर्स को मसाज कर रहे होते हैं, छोटे छोटे नंबर से कोई खेल होता है। बाय वर्सेस रेंट कैलकुलेटर में आपके पास 10 वेरिएबल हैं, आप इसको ट्वीक कर रहे हो, उसको ट्वीक कर रहे हो, एंड एक्चुअली दे आर ट्वीकिंग टू गेट द मॉडल टू से समथिंग दैट दे हैव ऑलरेडी काइंड ऑफ डिसाइडेड। तो होता ये है कि एक एनालिस्ट फंडामेंटली उसने बॉटम्स अप अपना मतलब फिजिक्स का मॉडल लगा के जो भी उसने प्रेडिक्ट किया होता है कुछ, और वो अपनी रिपोर्ट पब्लिश करता है, तो दूसरा बंदा कहता है यार मेरी तो स्प्रेडशीट ये कह रही है, लेकिन ये बंदा तो कुछ और कह रहा है, तो मैं भी अपनी स्प्रेडशीट थोड़ी सी ट्वीक करूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, तो थोड़ी सी अगर मैं ट्वीक करूँ 2-3 नंबर्स इनपुट, तो मेरा भी मॉडल वही कहेगा। तो लोग ना एक दूसरे को फॉलो इस तरह करते हैं, दे काइंड ऑफ make the spreadsheet confess to, मतलब go to the मतलब agree with the other analyst। तो कोई भी you don't want to be singled out because आपका career risk होता है, Wall Streeters के का career risk होता है, क्योंकि if you are the only odd one out and if you're wrong, तो then you'll be fired out of your job, but if everyone is wrong, then you're forgiven। That's what I don't like about financial industry as well, कि आप जो है ना अगर आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, you have a job, then you're basically selling your लेकिन इस चीज में मैं कहूंगा, इस चीज में हम जैसा जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर है, we have a
big privilege because no one is breathing down our neck कि भाई your model must agree with the other models because you are the odd one out. You can have a contrarian opinion, and you can, if you're correct and the contrarian opinion is there, you can make a lot of money. So I would say everyone should do their own independent thinking, independent research, and then come up with their own projection. मैं एक अकाउंट फॉलो करता हूँ ट्विटर पे, रिवर्स जिम क्रेमर ETF वो देखना, जो जिम क्रेमर करता है ना उसके ऑपोजिट करता है, सारे पैसे बना रहे होते हैं। जिम क्रेमर की एक भी प्रेडिक्शन अभी तक साबित नहीं है। हर प्रेडिक्शन में उसकी जलालत लिखी हुई है हर प्रेडिक्शन में। ठीक है, जो भी प्रेडिक्शन करता है, ठीक है। RKTF का कहा जाए, RKTF जो है कैथी वुड इज अ बंच ऑफ, ये जो भी है कोई पता नहीं है, ऐसे नीचे जाएगा। ठीक है, वो रैली करके वो $30 से उठा, मेरे ख्याल 150 पे चला गया था हाइट। बाय द वे आजकल एक दो ETFs भी आ गए हैं, एक का नाम है LGIM और एक का नाम है SGIM। LGIM वो ETF है जो जिम क्रेमर बोल रहा होता है जिन स्टॉक्स को कि वो अच्छे हैं। अगर आपने LGIM बाय करना है तो वो वाले स्टॉक्स हैं जो शॉर्ट कर दे। हाँ, और SGIM जो है दे आर शॉर्टिंग द सेम स्टॉक्स। एंड मैं ये कहूंगा, बाय द वे आई विल पुश बैक ऑन योर, ऑफ कोर्स आप थोड़ा मजाक नहीं इतना वो जनरलाइज नहीं करना चाहिए, कई दफा सही हर चीज की गलत नहीं होती। लाइक ही डजंट हैव अल्फा और नेगेटिव अल्फा, बिकॉज़ इफ समवन एक्चुअली हैज नेगेटिव अल्फा दैट इज एज गुड एज अल्फा, बिकॉज़ देन यू कैन जस्ट इन्वर्ट हिम एंड गेट मेक अ लॉट ऑफ प्रॉफिट्स। लेकिन मार्केट ऐसी चीज है कि मार्केट will always make you guess and second guess and third guess your choices. It's very hard to pick consistent losers or consistent winners. मार्केट ऐसी चीज है कि जो हर प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट फेयर प्राइस पे आपको लेके चल रही होती है एट एनी गिवन टाइम। इट्स वेरी हार्ड टू मेक अल्फा और नेगेटिव अल्फा। दैट्स व्हाई आई डोंट बिलीव इन मनी मैनेजमेंट और सारी साइंस जो है ना, सारी बेसिकली जो फेक साइंस है, एसएससी कैपिटल जो है ना, स्टीवन कोहेन, अनलेस यू हैव सम आर्बिट्रेरी इंफॉर्मेशन, इनसाइड इंफॉर्मेशन, you cannot make 30%। लेकिन रेनेसांस टेक्नोलॉजीज के बारे में आपके क्या ख्याल है? जिम साइमंस की जो कंपनी है रेनेसांस टेक्नोलॉजीज, they have made like 50% plus over। वो ठीक है, I mean they are quants basically, ठीक है, वो सारे quants हैं। ठीक है, quants का जो है वो भी थोड़ा मेक सेंस करता है कि they can see patterns which humans cannot। लेकिन मैं ह्यूमन को किसी को ये नहीं पे करूंगा भाई तू सारे मेरे और बफेट साहब के बारे में क्या ख्याल है? बफेट साहब वाज किलिंग द डाउ बैक इन द 50s। बफेट की गेम भी डिफरेंट थी और बफेट का एरा भी डिफरेंट था। ठीक है, इट वाज अ डिफरेंट एरा, इट वाज डिफरेंट गेम। ठीक है, वो अपनी जो है ना कंज्यूमर्स को देके वो ट्रेंड पकड़ता था। ठीक है, कि कैचअप, हाइंस कैचअप है, दूसरी है, ठीक है, बर्लिंगटन है, उसमें इन्वेस्ट करता था कि उसको पता है कि वो लॉन्ग सेकुलर ट्रेंड्स को देखता है भाई, इसकी जो है डिमांड कम नहीं होनी। ठीक है, तो अगर मैं अभी स्टॉक बाय कर भी लूंगा थोड़ा सा हाइपर प्लेस पे, 10 इयर्स का 30 इयर्स का उसका हराइजन है, तो उसमें तो पढ़ना ही पड़ना है। ठीक है, अब एनवीडिया में जो भी मर्जी हो, अगर 30 इयर्स एनवीडिया को होल्ड करोगे तो आपका तो स्टॉक बढ़ना ही पड़ना है। ठीक है, unless they go out of business or something like that, but तो ये आपको वो थोड़ा, आई थिंक दैट्स व्हाई एंटरप्रेन्योरशिप और ये बिजनेस और इन्वेस्टमेंट, ये सारी जो है ना इस एरा में, ये पुरानी हम लोग assumptions में नहीं रह सकते। मैं यंग लोगों को भी ये कह रहा था कि you shouldn't read look in the rear view mirror to predict the future। you should always look for the trends। trend is your friend, वो कह रहे होते हैं ना। for अभी AI की इन्वेस्टमेंट आ रही है तो I think you should ride that trend instead of resisting the trend। but that was an interesting observation about Nvidia and Tesla के जिस तरह सारे उनके इन्वेस्टमेंट के जो थीसिस है सारे गलत है। हाँ, और उन्होंने गाइडेंस ऐसी धमाकेदार दिया, मतलब जो एनालिस्ट की प्रोजेक्शन थी वो इधर है, तो गाइडेंस जो है वो किसी और ही जिप कोड में है भाई, वो मतलब इट्स नॉट इवन इन द सेम, नॉट इवन द बॉलपार्क। आमतौर से एनालिस्ट की प्रेडिक्शन होती है चलो ठीक है +1-5% इस तरह, लेकिन उन्होंने गाइडेंस ऐसी धमाकेदार डाली कि मतलब नो एनालिस्ट वाज एक्सपेक्टिंग, और अगले दिन जो है स्टॉक इसी वजह से +25% गया, और इतने बड़े स्टॉक को +25%, आई थिंक इट वाज द लार्जेस्ट सिंगल डे मार्केट कैप एडिशन इन द हिस्ट्री ऑफ द यूएस स्टॉक मार्केट प्रॉब्ली। और मतलब इट वाज एनवीडिया। और मजे की बात यह है, वैसे एक इंटरेस्टिंग टिप व्यूअर्स को भी बताता हूं, आई हैड अ जॉब ऑफर फ्रॉम एनवीडिया इन 2009 and the stock was probably like 100 times lower। और मेरे कुछ एक दो दोस्त गए भी थे उधर, और उस जमाने में मजाक उड़ाता था कि यार ये एक सेकंड रेट बिजनेस है, गूगल सॉफ्टवेयर बिजनेस इज सो मच बेटर। और मैंने एनवीडिया के लिए काम भी किया हुआ है, बाय द वे। उनके I would love to work for mid-level or low-level company that have growth potential than for a hegemonic big company, because आप उसमें growth कर सकते हैं। You can really grow। ये एक टॉपिक है जो हमने करना है। हाँ, ये आके भाई का टॉपिक था लास्ट टाइम के लिए, बिग कैप वर्सेस स्मॉल। चलिए मैं स्पॉइलर करता हूं। एनीवे अभी रैप अप करते हैं। हां, ओके, कॉल भी आ रही है। हां, रैप अप करते हैं। तो थैंक यू एवरीवन जो हमारे साथ जुड़े, और नेक्स्ट टाइम के लिए तक के लिए खुदा हाफिज़।